बल्कि पुराना जम्मू तो उसके किस्से जब हम सुनते हैं हम हैरान हो जाते हैं। केएल सहगल का शहर है ये, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ। ओम प्रकाश जी यहाँ से, ये साथ वाली गली है जहाँ से वो निकले हैं। मतलब अब क्या ही बताऊँ, अरिजीत ने गाना गाया मेरा अभी 2 महीने जी पहले, जी जी है जी, ना, मैं उसी 2.5-3 पे आ महीने रही पहले। थी। और वो इंशाल्लाह अभी आएगा, अच्छी मूवी में वो हम्म। आएगा। और इसके अलावा भी मतलब ऐश किंग ने मेरा गाना गाया, अभी मिक्का ने मेरा एक गाना गाया, श्रेया घोषाल एक गाना गाने वाली है, और इस तरह बहुत से हम्म। लाइन अप हुए हैं। और मैंने मतलब शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो लोग सुन रहे हैं मुझको, उनको मैं ये बता दूं कि ये कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। ये सेकंड एपिसोड होने वाला है पॉडकास्ट का आर्टिस्ट बैकग्राउंड से। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर लियाकत जाफरी। ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट राइटर एंड पोइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई एम श्योर जितने भी हमारे चैनल पे पोइट्स और राइटर्स हैं उन्होंने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल मुशायरे अटेंड किए हैं, पढ़े हैं। करंटली वो एक प्रोफेसर हैं जम्मू में। आज हमने उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनका पर्सपेक्टिव जाना। हमारे जो अभी नए लिख रहे हैं कलाकार उनके लिए हमने पुंछ की बात की, और भी बहुत सारी बातें की हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टू 2019 की बात थी जब हम कोविड फंड रेज़र कर रहे थे ऑनलाइन। तो मुझे पता चला था कि डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, डॉक्टर लियाकत जाफरी। उनसे पहली बार बात मेरी तब हुई। उसके बाद 2-3 साल बाद हम मिले। अब ये तीसरी या चौथी मुलाकात है। लियाकत सर, कैसे हैं आप? सब शुक्रिया तन्वी आपका। 2019 की बात आप कह रहे हो, आपको याद है कि मेरे मोबाइल में तुम्हारा नाम पल्लवी के नाम से सेव था, के नाम से था। और मैं बहुत दिनों तक पल्लवी ही कहता रहा, और तुमने भी कोई ज़्यादा मसला नहीं बनाया इस बात को। जी। बाद में एक दिन मैंने खुद ही फेसबुक आईडी देखी तो वहाँ तन्वी था, हाँ जी। तन्वी महाजन। जी। तो वो दिन है और आज का दिन है। तब हमने ऑनलाइन शायद गुफ्तगू की थी थोड़ी देर के लिए, जी। लेकिन मिले थे हम करीबन 2.5-3 साल हाँ बाद। जी, अभी हाल फिलहाल में मिले। हाँ, अभी रिसेंटली IIT जम्मू में शायद। जी जी ठीक। लेकिन पास तो हमारे बहुत करीब है दिल के। जम्मू में ऐसा कुछ हो रहा है, और मुझे थोड़ा तजुर्बा था बाहर की दुनिया का। ओपन माइक क्या इनकलाब ला रहा है जगह जगह, इवन के पॉडकास्ट की दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। तो जब जम्मू में होने लगा तो पता चला एक छोटी सी लड़की है। उससे पहले तुम्हारे इंटरव्यू है तो मैंने पढ़े कहीं यहाँ वहाँ। छोटी सी दुनिया, जम्मू की न्यूज़ फ़ौरन नज़र में आ जाती है। तो फिर तब से लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं जब भी फुर्सत मिलती है। सर, हमारी खुशनसीबी है। हाँ सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, शहर के बारे में, अपने बारे में। हाँ, शहर तो नहीं कहेंगे, कस्बा कहेंगे। पुंछ का रहने वाला हूँ मैं, जी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और पुंछ सिटी बिल्कुल बॉर्डर पे, इंडो पाक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब, सरहदी गांव कहलाया जाता है वो। और अलग सी न्यूज़ की वजह से आज से 20 साल पहले वो मशहूर था, लेकिन अब तो खैर चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। तरक्की का जो फ़्लो है वहाँ तक भी पहुँचा है, और कुछ अच्छे काम भी हुए हैं पुंछ के हवाले से। लगातार IAS KS में हमारे लड़के निकल रहे हैं हर साल, तो उसकी वजह से पुंछ थोड़ा नज़र में है। जी। ख़ास तौर पे जब से इंटरनेट का इनकलाब आया है, जी। तो बड़ी तेज़ी के साथ पुंछ के लोगों ने बाकी दुनिया के साथ कदम मिलाना शुरू किया है। वैसे जहाँ तक हिस्ट्री की बात करें तो हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर में, अब जिसको हम UT कहेंगे, पुंछ का अपना एक मुकाम है लिटरेचर को लेके, बहुत बड़ा मुकाम। जी। हमारी इस स्टेट से जो भी 2 4 6 नाम इंटरनेशनल लेवल पे जाने मानेंगे, उनमें से 2 तो पुंछ के ही थे। एक तो कृष्ण चंद्र जी जो बहुत बड़ा नाम है, जी। और एक चिराग हसन हसरत, मौलाना चिराग हसन हसरत। ये अल्लामा इकबाल के टाइम के थे हसरत साहब, आपने सुना होगा, उनके बड़े मशहूर शेर हैं, बहुत से लोगों ने गाए हैं। नूरजहाँ से लेके नुसरत साहब से लेके मेहदी हसन तक आपने बार बार ये गज़ल सुनी होगी कि ए हुस्न जनू परवर इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता। और ये शेर इसका बहुत मशहूर है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने,
कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो ये बहुत, या उनका एक मशहूर वो आपने सुना होगा, बागों में पड़े झूले, जी 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 जी। तुम्हें भूल गए, तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूल। हाँ जी। बेसिकली ये पंजाबी में। तो ये हसरत साहब थे वहाँ पे, चिराग हसन हसरत, जो 47 के बाद पार्टीशन और फिर पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में चले गए सारे लोग। तब तो एक ही होता था, कृष्णचंद्र जी लाहौर चले गए। तो ये तो पूंछ की बैकग्राउंड है। और ठाकुर कुंशी करके एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हुए वहाँ से, जो बाद में यहाँ ऑल इंडिया रेडियो जम्मू में रहे, तब रेडियो कश्मीर जम्मू होता था। तो हमारी पहली जो IAS लेडी हैं, सुषमा चौहान आई थिंक, वो पुंछ से हैं। हमारी स्टेट की जो पहली लड़की थी जिसने IAS किया था, वो वहाँ से थी। अलीगढ़ तहरीक में सर सैयद के साथ एक शख्स का नाम आता है, डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल, वो पुंछ के थे जी। और गुलजारी लाल नंदा, अपने नाम गूगल कीजिएगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं। 2 बार वो कायम मुकाम, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर के आने के बीच में जो थोड़ा सा समय होता है जी। या इस दौरान कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, तो इससे पहले कि दूसरे को चुन के लाया जाए, तो वो जो बीच का पार्ट होता है जी 2 मरतबा गुलजारी लाल नंदा जी प्राइम मिनिस्टर बने और वो पुंछ के थे। जी। उनका ताल्लुक पुंछ से पुंछ से था। तो आप अंदाज़ा कीजिए 20-25 किलोमीटर के अंदर इतना खेल हुआ है। और यही चीज़ हमारे लिए इंस्पिरेशन थी बचपन से। हम पढ़ते थे, हम सुनते थे। पुंछ की रामलीला बहुत मशहूर है, जैसे आपके यहाँ गालिबन बसोली की रामलीला और रामनगर की रामलीला, इवन के दीवान मंदिर जम्मू की रामलीला का जिक्र होता है, इसी तरह पुंछ की रामलीला का जिक्र होता है। तो छोटा मोटा एक पूरा सकाफती मंजरनामा है वहाँ पे, पूरा कल्चरल हेरिटेज है जिसको पुंछ कहते हैं। तो हम जितने भी पढ़ने लिखने वाले लड़के होते हैं वहाँ पे थे मेरी उम्रों के, तो हमारे सामने यही था कि ये लोग निकले बाहर और ये आर्ट और लिटरेचर में गए जी। या उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में नाम किया है। तो ये चीज़ें इंस्पायर करती थी और हमें लगता था कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हर शहर का एक टेक्सचर होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप जम्मू में है तो जी। आपका अपना एक है सिलसिला ग्रो करने का, लेकिन छोटे शहरों छोटे कस्बों में आग होती है। हमारे पुंछ की अगर मैं बात करूं तो पहली होड़ ये होती है साइड के जो गांव होते हैं कि हम पुंछ पहुंच जाएं, है ना, पढ़ने के लिए कॉलेज आ जाएं, पुंछ शहर में उतरें। तो वो एक पीढ़ी पूरी स्ट्रगल करती है पुंछ सिटी में आने के लिए। और पुंछ की सिटी में जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि कम से कम जम्मू तक निकला जाए। तो इसी होड़ और इसी दौड़ में किसी एक ज़माने में मैं जम्मू आ गया था पढ़ने। 91-2-3 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और 94 में जम्मू आ गया था मैं। फिर वापस भी चला गया, लेकिन फिर आया पढ़ने के लिए 2001-2 में। तो ऐसे मैं जम्मू आ गया। सर आपने भी पुंछ की बात की, आपके बचपन की बात की, आप अपना थोड़ा बचपन बताएं, कैसा बीता था आपका बचपन? बचपन में मैं छोटा था। बचपन अच्छा गुजरा, बचपन सभी का अच्छा गुजरता है, जो भी हालात, अमीरी हो, गरीबी हो, तंगदस्ती हो जी, बचपन ऑलवेज अच्छा गुजरते हैं। मेरा एक दोस्त है अनवर खान, बहुत अच्छे, इस वक्त वो मतलब प्रिंसिपल है, मेरे साथ ही रहे सारी उम्र। वो एक दिन मुझे कह रहे थे लियाकत की, यार ये गुर्बत वुर्बत ऐसे ही ढिंडोरा पीटते रहते हैं हम दाएं बाएं, गरीब तो थे नहीं कभी। कोई एक दिन बता जिस दिन हमने लंच ना किया हो और हम सो गए हों, कोई डिनर ना किया और सो गए हों, कोई एक दिन जिस दिन हमारे पास बैट नहीं था और हमने क्रिकेट नहीं खेली, कोई एक दिन जिस दिन हमारे पास कोई ख्वाब था और पूरा नहीं हुआ। तो नेचुरली मैंने चेक किया, वाकई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो एक फ्लो में है, पूरा शहर जीता है वैसे ही। और अमीरी गरीबी का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि हम थोड़ा टफ बैकग्राउंड से आए हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, अनवर भी और मैं भी। अनवर तो खैर पुंछ में ही टिका रहा, मैं निकला है बाहर, वो भी बहुत अच्छा शायर है। तो ये है कि हाँ 2000 के करीब करीब तक थी टेंशन, लेकिन पता नहीं चला, बड़ी ईज़िली हुआ। आगे चल के और भी आसानियाँ पैदा हुई। अभी जो मेरा थोड़ा बहुत मतलब लिटरेरी वर्ल्ड में है नाम तो मैं नहीं कहूँगा, काम ही कहूँगा, और थोड़ा फिल्म का कनेक्शन भी है। तो लोगों को लगता है यार बड़ी स्ट्रगल किया है, बड़ा दौड़ भाग किया होगा लियाकत ने। कुछ भी नहीं, ज़ीरो। सही, आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हो कि ज़ीरो? नहीं, लिटरली ज़ीरो। इसलिए कि
चीज़ें खुद ही होती चली गई। लेकिन ये था कि मेरे पास कुछ इनबिल्ट है ऐसा, मतलब मैं अच्छा शायर हूँ शायद, और वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाती थी कि हो जाएगा। और मेरे दाएं बाएं जो कंपटीशन हमेशा था, जैसे शायरी में था, तो मुझे लगता था ठीक है हो ही जाएगा, कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपने जम्मू में पास शुरू किया तो आपके लिए एक चैलेंज था, लेकिन जब आपने शुरू किया तो आपने देखा होगा ये होने लग गया और होता ही चला गया। और दाएं बाएं न जाने कितनी तन्वियाँ थी जो बैठी हुई थी, कोई तन्वी आए तो मैं उसके साथ चल पड़ूँ, और आज एक कारवान बना हुआ है। तो मुझे लगता है जो लोग काम करते हैं, काम करने का मज़ा इतना है कि उसमें वो थकावट, इवन के फेलियर का एहसास भी नहीं होता। काम करते रहने का जो अमल है वो बड़ा दिलचस्प है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर हमारा कोई लड़का यहाँ पे बख्शीनगर बैक साइड से क्रिकेट खेल रहा होगा और सोच रहा होगा कि मैंने विराट कोहली बनना है, तो वो बन चुका है ज़हनी एतबार से, और वो कोशिश भी करेगा। और अगर नहीं भी होगा, जैसे मेरा भतीजा है, उसका नाम रुस्तम है, और वो इस वक्त अंडर-19 JK के लिए खेलता है, और उसने IPL खेलना है, उसका पैशन है, दीवानगी है, जुनून है। वो रिसेंटली राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल्स में भी था, और अभी हमारे जम्मू के 3-4 लड़के हैं, और सब उसके यार दोस्त हैं, क्योंकि यही लड़के आपस में खेलते थे। उनको बॉलिंग करता रहा और वो लंबी लंबी सिक्स मारते रहे इसको। अभी उसके सामने से निकल गए उमरान मलिक और समत और ये निशान, है ना। तो उसके यार दोस्त, उसके साथ उठने बैठने वाले, उसके साथ गेड़ियाँ मारने वाले, तो वो दिन रात IPL देख रहा है और कह रहा है कि बस अगला मैच मेरा है। और मैं ऑलवेज से कहता हूँ कि अगर नहीं भी हुआ रुस्तम, तो कभी इस बात का शिकवा नहीं करेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, तो अपने बच्चों के साथ एक कहानी ज़रूर शेयर करेगा कि मैं वहाँ तक गया था। हाँ जी। और जो लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते उनके पास कौन सी कहानी है ना। फेलियर और जीतना और हारना ये बात की बातें हैं, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो ये ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं बिखरूंगा यहाँ पे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे तुम्हारा भी, मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ पढ़े जिसमें तूने ये कहा कि मेरे सामने IAS था, मेरे सामने UPSC क्लियर करना था, घर वालों का एक अलग मामला था, लेकिन मेरा मन कहीं और था। और आज तन्वी, मैं कहता हूँ बड़े कम समय में अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त मर्तबा दी है, तो आप मतलब आपकी फैमिली का जो सपोर्ट है ना, इस वक्त आपके घर में बैठे हुए स्टूडियो में हम बातचीत कर रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। जी जी जी। से सपोर्ट की आपने बात की, जब भी हम मिले हैं या फिर जब भी मैंने देखा है ना, आप दोस्तों के साथ ज़्यादा रहे हैं, हर कलीग को, हर छोटा हो या बड़ा हो, आपने दोस्त माना है। इवन मुझे भी आप बोलते हैं कि दोस्त हैं। आपकी ज़िंदगी में दोस्ती की क्या मायने हैं? दोस्ती अब क्या ही कहूँ, मुझे लगता है मेरी माँ के साथ जो रिश्ता था वो भी दोस्तों वाला ही था। दोस्त, अगर हम उम्र दोस्तों की बात की जाए कि वो जो आप ही की उम्र के हैं, आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, आप ही के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो वो भी एक दोस्ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे गालिब मुझे दोस्त लगता है अपना, है ना। जब मैं उससे पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे लगता है यार अपना ही कोई महल्ले बस्ती का आदमी है, मेरे वाले इश्यूज डिस्कस कर रहा है। तो एक अलग लेवल पे वालिद साहब के साथ जो आप बातचीत नहीं करते हैं काफ़ी दिनों तक, वो भी एक दोस्त वाला ही फेज़ होता है, जिसमें बहुत से दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपको हर वक्त सीख दे रहे होते हैं। दोस्त मेरे रहे, ऐसा एक भी दोस्त मेरे पास नहीं जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि वो नहीं है तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल और दुश्वार होगी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। बहुत अच्छा। बहुत। जब भी मेट में जो गीत कहती है ना, हाँ जी हाँ जी, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, अपना पुंछ से जम्मू आए, उस दौरान बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत फेजेस देखे होंगे। ये जर्नी अगर आप डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगे? अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं पुंछ से निकला कैसे। उसकी एक वजह है कि मैं घर में अकेला लड़का था जो कमाऊ पूत था, और घर में हालात ठीक नहीं थे, और मेरी तनख्वाह पे सारा दारोमदार था, और मेरी पे घर चल रहा था। इससे पहले मेरी बड़ी दीदी, जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद मैं, फिर मेरे साथ एक छोटी बहन थी, और मम्मी डैडी थे जो कि बुजुर्ग थे बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं थी घर से निकलने की, बल्कि कोई हालात ही नहीं थे वहाँ से निकलने के। आज मैं मुड़ के देखता हूँ, जब मैंने मिड 90s में ये फ़ैसला लिया जम्मू आने का, तो वो मुझे लगता है कोई जिन परी होगी जो उठा के मुझे ले आई। हालात तो थे ही नहीं, क्योंकि मेरी जॉब थी वहाँ पे, मैं एक जनरल लाइन टीचर था,
और मेरी तनख्वाह से मेरा घर चलता था। और मैं अब जम्मू क्यों निकल आया, मुझे याद है मैं पढ़ने के लिए आया था और मुझे ये पैशन था कि मैंने पीएचडी करनी है जी। और मैंने उर्दू लिटरेचर में पीएचडी करनी है, मैंने पोइट्री के ऊपर काम करना है। मैं जब टीचर भी लगा, उससे पहले मैंने कॉलेज में पढ़ाया, तो जब टीचर भी लगा तो मुझे छोटी क्लास में पढ़ानी पड़ी 2-3 साल तक। 5th 6th 7th पढ़ा रहा हूँ और उनको उर्दू और मैथ और सोशल साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। इधर से मैं ऑलरेडी पूंछ डिग्री कॉलेज में 3 साल पढ़ा के निकला हुआ था, बड़ी क्लास में पढ़ा के। अजीब सा मेरे साथ वो था कि मैं बड़ी क्लास में पढ़ाना चाहता था लेकिन मुझे छोटी क्लास में पढ़ानी पड़ रही थी। और फिर नौकरी इतनी दूर थी कि मैं सुबह 5-6 बजे निकलता था, शाम को 6-7 बजे 2-3 पहाड़ क्रॉस करके वापस आता था। तो मुझे लगा ये तो मुश्किल अमल होगा, मुझे और पढ़ना चाहिए और मुझे पीएससी के लिए जाना चाहिए। केएस वगैरह मेरे जहन में कभी नहीं था, आईएएस वगैरह, क्योंकि मैं कभी भी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। बहुत चीटिंग करी है लाइफ में, मेरे पास बहुत से तरीके हैं चीट करने की। अगर कभी इस पर हम अलग से इंटरव्यू करें, मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जामिनर को कैसे पता नहीं लगता आप चीट कर रहे। तो कभी भी ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ हो गया, मेरी पढ़ाई की तरफ ध्यान चला गया। और मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, बहुत ही अच्छी, मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पुंछ में अभी भी मेरा जिक्र होता है। मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ, मतलब इंटर कॉलेज आता था, फिर यूनिवर्सिटी में यहाँ खेलना, फिर उन लड़कों को यहाँ देखना अपने सामने जो जम्मू कश्मीर के लिए खेले हुए थे लड़के, महाजन थे, गुप्ता थे, ऐसे ऐसे अब मैं नाम भूल रहा हूँ। और उनकी कहानी हम सुनते थे कि वो युवराज के साथ खेल के आए हैं, वो सचिन के साथ कैंप लगा के आए हैं। लेकिन हम पुंछ से जम्मू में आते थे तो उनको देखते रहते थे, इनमें ख़ास क्या है। तो मुझे लगता था ठीक ही है, ये भी ख़ास कुछ नहीं है। मुझे वैसे कभी भी कोई भी कुछ नहीं लगा। लेकिन जब मैं बाहर गया और जब राहत साहब वगैरह इनको देखा, जावेद साहब को, फिर लगा नहीं यार कुछ भी होते हैं। तो फिर वो अपनी औकात में मैं आया। लेकिन ऑलवेज पुंछ से लेकर जम्मू तक के सफ़र में ज़ीरो कंपटीशन लगा लाइफ। बाएं बाएं भी मैं देखता था, कुछ ज़्यादा नहीं। वैसे भी लिटरेचर में कोई अभी भी अगर तो जम्मू में देखेगी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है कि आपके सामने कुछ ऐसे रोल मॉडल्स खड़े हैं जिनको आपने क्रॉस करना है। कम से कम जम्मू में तो नहीं है। यहाँ से आप बाहर निकलो तो आपके पास फिर वो मिसालें खड़ी हो जाती हैं जो आपको खींचती हैं अपनी तरफ, के आप करके दिखा, है ना। तो वो तो तू खुद भी देख रही है, पास में आपने लोगों को बुलाया है ना, इतने करीब से जब तू उनको देखती है तो सोचती है हाँ ठीक है, कर तो मैं नहीं सकती हूँ। अब ये है कि जम्मू में रहने के जो नुकसान हैं, पुंछ में रहने के जो महा नुकसान है, वो हमारे साथ सारी उम्र रहते हैं। हम छोटे शहरों से निकलने वाले लोग एक किस्मत से ही कहीं तक पहुंच पाते हैं। वैसे भी मैं सोचता हूँ कि सफ़र दिलचस्प होता है, मंजिल कुछ नहीं होती। मेरी पूरी शायरी अगर मैं सैकड़ों शेर यहाँ पे कोट कर सकता हूँ जिनमें सिर्फ सफ़र की बात है, चलने की बात है, या ख्वाब। मेरे पास ख्वाब पे बहुत से शेर हैं, मतलब मेरी हर गज़ल में वो ख्वाब निकल आता है। लफ्ज़ ख्वाब आता है और उसके दाएं में कहानी बुनना शुरू हो जाता हूँ मैं, और ये सब लाशोरी तौर पे होता है। जी। मेरा एक शेर था कि अजीब ख्वाब था जो मुझसे टूटता भी ना था। जी। तुमने सुना? हाँ जी। अजीब ख्वाब था जो मुझसे टूटता भी ना था, खुदा का शुक्र कि तूने जगा दिया मुझको, है ना। हाँ सुना है मैंने। कभी नींद में ऐसा होता है ना, ख्वाब टूट नहीं रहा होता, जो साथ में जो पार्टनर है आपके, वो उसी वक्त आपको हिलाएगा और आप जाग जाओगे और आप शुक्र करोगे यार शुक्र है ख्वाब टूटा। तो वो नींद वाले ख्वाब तो टूट जाते हैं, लेकिन तो जागती आंखों से देखे जाते हैं ये कभी टूटते नहीं। जी। सर आप बातें ना शायराना करते हैं। अब शायराना सफ़र की तरफ चलते हैं। आपका ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? मैं आई थिंक 10th में रहूँगा, 8th 9th 10th में। 10th में जब मैंने पहली बार कोई शेर लिखा था। पाकिस्तान रेडियो बहुत सुना जाता था उन दिनों। मेरी अच्छी खासी उम्र है, मैं 71 का मतलब पैदाइश है मेरी, 51-2 उस वक्त में। तो मैंने पाकिस्तान रेडियो बहुत सुना है। पुंछ में उसका सिग्नल बहुत साफ़ आता था, लाहौर का। और इस तरफ से हमें ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस बहुत सुनते थे, BBC लंदन की उर्दू सर्विस। तो पाकिस्तान के गाने चलते थे दिन रात। इंडियन गाने हमने सुने ऑल इंडिया रेडियो से, लेकिन दिन भर पाकिस्तान चलता था। तो उसमें नैरा नूर या आबिदा परवीन खैर बाद में आई थी, लेकिन शायद तरन्नुम नूर जहाँ, उनकी आवाज़ में था एक, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। ये दिन भर बजता रहता था, दिन में 4-4 दफ़ा बजता था। अभी ये FM नहीं आए हुए थे, लेकिन जनरल लाइन स्टेशन थे, जनरल लाइन। मेरे चचा जो थे मास्टर गुलाम हसन जाफरी साहब, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर,
वहाँ के। तो वो ये कैसेट चलाते थे, गुलाम अली, मेहदी हसन और ये सब सुनते थे। उस वक्त टेप रिकॉर्डर था हमारे पास, तो वो सिर्फ गज़लें सुनते थे और हम भी गज़लें ही सुनते थे। घर में गाना सुनना थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता था, गज़ल बेशक सुन लो आप। तो रेडियो दोनों घरों में था, चचा के पास भी, मेरे हमारे पास भी। तो इस गाने पे, इस गज़ल पे, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, मैंने पहली ट्राई की थी और बड़े वाहियात किस्म के 50-60 शेर लिख दिए थे मैंने। संग उसमें था, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। मैंने कुछ लिखा था, जहर की पुड़िया को मैंने भी मंगा रखा है। कुछ ऐसा, हाँ, ऐसे जो होता है उस उम्र के थाट्स वगैरह। तो काफ़ी शेर मैंने 40-50 लिखे थे, किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस गज़ल ने मुझे ट्रिगर किया था। और वज़न में मैं पहले दिन से था, कुछ मतलब सीखा विखा बाद में, लेकिन वो एक ट्यूनिंग थी, वो शायद पढ़ पढ़ के, क्योंकि मैं एक मुस्लिम, शिया मुस्लिम हूँ। हमारे यहाँ मुहर्रम होते हैं, है ना, वो 10 दिन होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सलाम, नोहा, मरसिया, सीता ये पढ़े जाते हैं और ये हम बचपन से सुनते आ रहे थे। मेरे चचा बहुत अच्छे मरसिया ख़ान थे, मेरे डैडी खुद कश्मीर के बहुत अच्छे मरसिया ख़ान। तो हमने जो बेस्ट लिटरेचर था ना, वो वहाँ पे सुन लिया था लोगों की ज़बानी। जी। जैसे आप कबीर सुन लेते हो ना मंदिर में, हाँ जी, है ना, बचपन में ही आप गुरु नानक देव जी की बानी हमारे दाएं लगती थी, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, तो यशोमती मैया से बोले नंद लाला, वो वाला फील ऑलवेज मेरे घर के दाएं था हर वक्त। मैं इस वक्त भी 10 बजे तुम्हें गिन के बता सकता हूँ, जब मुझे अभी ज़बानी याद है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, मोहम्मद रफ़ी का। एक भजन बहुत बजा वहाँ पे, फिल्म आशा आई थी और उसमें चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, जी, पंकज जी की आवाज़ में। तो इस तरह बहुत से भजन, दाएं बाएं नातें हो रही हैं। फिर एक गुरुद्वारा सुबह 4:30 बजे वहाँ पे वो शुरू हो जाता था, ज्ञानी जी बैठ जाते थे, तो दाएं बाएं भी कुछ ऐसा माहौल था। जम्मू बड़ा शहर है ना, यहाँ आवाज़ें सुनाई नहीं देती। तो शहर हमारा बहुत छोटा है, पूंछ 1-1.5 किलोमीटर का है और चारों तरफ पहाड़ है और नदी है और दरिया है, बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर। तो मतलब ज्ञानी जी उठते थे, मेरी वालदा कहा करती थी, अब अल्लाह जन्नत नशीम करे उनको, वो कहती थी हमारी अजान होती थी उससे पहले गुरुद्वारा ओपन होता था। तो जब वो होता था उसके फ़ौरन बाद भजन लगते थे लक्ष्मी नारायण टेम्पल में, उसके फ़ौरन बाद अजान होती थी। तो वो कहती थी मैं गुरुद्वारा के टाइम पे उठती थी, तो उन्होंने वक्त बांट के रखा हुआ था, फिर जब तक नमाज का वक्त आता था। तो इस शहर में हम पले बढ़े हैं, होली खूब खेली है, दिवाली खूब मनाई है, और वो जिस दिन भांग पीते हैं हम, शिवखोड़ी जाते थे, शिवरात्रि, हाँ शिवरात्रि, और शिवखोड़ी एक पहाड़ है वहाँ पे जाते थे और वहाँ से फिर झूमते झूमते आते थे नीचे। तो इसी तरह मुहर्रम, ईदें, हमारे हिंदू भाई दोस्त, आज भी मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो नॉन मुस्लिम ही हैं पुंछ में, इनके साथ अभी भी मेरा टच है। और जम्मू में भी जो मेरे 10 बेस्ट लोग हैं उनमें 8 तो आप ही हो। तो ये रेशो हमेशा बनी रही। बड़ी सेकुलर अप्रोच है मेरी लाइफ में, हर मज़हब का मान है मेरे दिल में, सम्मान है जी, और फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, चीज़ों को रैशनली सोचने की कोशिश करता हूँ। तो यही चीज़ें गालिब वगैरह को पढ़ के भी, मतलब जब इंसान की और उसके दर्द की और उसके हालात की बात होती है, वो हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ता जाता है। लिटरेचर सबको पढ़ना चाहिए, अच्छा नावल, अच्छी शायरी आपके साथ कुछ ना कुछ जोड़ के चलती रहती है और लाशोरी तौर पे ऐसा होता रहता है, वो चीज़ें आपके अंदर रहती हैं। अभी हमारे टाइम में माहौल थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग आपने देखा होगा कितना उनमें सहन शक्ति कितनी थी, सब्र कितना था, वो माफ़ी कितनी बड़ी दे देते थे, है ना। अब तो हम सभी हाइपर है और हमारी नस्ल, हमारे बाद की आपकी नस्ल बहुत ज़्यादा गुस्सा लेके सारे चल रहे हैं एक दूसरे से, शिकवा शिकायत, जबकि ज़रूरत नहीं है उन बातों की। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं परसों शाहरुख खान पे एक इंटरव्यू सुन रहा था और वो कोई पुराना इंटरव्यू था, उसको रिपीट कहीं पे रील वील देखा होगा, तो उसमें वो ये कह रहा था कि अंजना ओम कश्यप के सामने वो कह रहा था कि खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है। हाँ, वो कह रहे थे कि फास्ट लाइफ चाहिए उनको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शोहरत चाहिए और आप खाना भी खा रहे हो, आप चाय भी पी रहे हो, उसका आप सो भी रहे हो और आप स्पा में जा रहे हो और रिलैक्स्ड मूड पे जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने काम करना होता है वो खाना नहीं खाते, वो सोते नहीं, वो आराम नहीं करते, वो दिनों हफ्तों का हिसाब नहीं। हाँ जी।
ये पागलपन एक सुपरस्टार का है ना, जो अभी भी जिसको सब कुछ मिल गया लेकिन अभी भी वो ये बातें कर रहा है कि रेस्ट कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है ये लगातार इवॉल्व होने वाली बात है उम्र के साथ साथ। तुम अभी 20-25 की हो, मैं आपसे दुगनी उम्र का हूँ, और मैं भी आज यही कहता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, और यही तुम भी कहोगी 60 साल के बाद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इनकलाब आ गया, चैट जीपीटी वगैरह हम देखते हैं। रिसेंटली मैंने हर देखी, HER, वो मूवी ज़रूर देखना जो लोग मुझे सुन रहे हैं, 2013 में आई थी, कि कैसे एक मशीन के साथ एक आदमी की मोहब्बत हो जाती है और फिर वो मशीन हाथ जोड़ती है, मेरी जान छोड़, मैं तेरे इमोशंस का साथ नहीं निभा पा रही। तो इंसान बजाते खुद एक बहुत बड़ी मशीन है और बड़ी कामयाब मशीन है। तो ये मेरा है थॉट प्रोसेस लाइफ को लेके, और यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना पॉजिटिव हूँ। मुझे हर आदमी में कुछ होते हुए दिखता है। जैसे तुमने भी नोटिस किया होगा मैं तुम्हें कितना अप्रिशिएट करता हूँ। जी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी वॉल पे जाऊँ और वहाँ पे कुछ लिखूँ, कोई बात कह दूँ, क्योंकि मैंने देखा है। मैं शायरी में थोड़ा बहुत कहीं पहुँचा हूँ तो मेरे पीछे बहुत से लड़के इनबॉक्स में आके मेरे साथ बातें करते हैं, जी और मैंने आपकी पीढ़ी को स्कैन किया है। आप बिल्कुल तैयार बैठे हो। आपकी नस्ल में जो एक चीज़ बहुत अच्छी है जो हमारे पास नहीं थी, वो थी कि आप चांस लेते हो, आप बहुत रिस्क लेते हो लाइफ। हम नहीं लेते थे, हम बहुत मुहताज चलते थे, बड़ा संभल संभल के, कहीं गिर ना जाए, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाता हो, कहीं गलत ना हो जाए। मेरी एक गज़ल थी, उसका एक मतलब था कि सफ़र उलझा दिए हैं इसने सारे, मेरे पैरों में जो तेज़ी पड़ी है। लेकिन इसमें जो पहला शेर था वो ये था कि बहरहाल मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो था एक खौफ था, फेल होने का भी बना रहता था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपके यहाँ है कि आप लोग फ़ैसला लेते हो और कर गुजरते हो, और ये कमाल की बात है। जैसे टिकटॉक आया था, है ना, बाद में बंद हो गया, तो रील्स बनने शुरू हुए, तो हम हैरान हो जाते थे कि गांव देहातों के लड़के लड़कियां कितना और कर रहे हैं। हाँ जी इसका मतलब उनके पास कहने को बहुत कुछ था, और बिल्कुल एक दुनिया में ना एक विस्फोट हुआ टैलेंट का। मुझे लगता है आज जितने बच्चों का भी कैरियर पिछले 10 सालों में बना है, उसकी वजह सिर्फ इंटरनेट था। हाँ जी जब हम तूने देखा होगा तन्वी, अपने वालिदैन से तो बात करना, जब फिल्में आती थी दिलीप कुमार साहब और ये जो फेज़ था, उसके बाद अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, और उसके बाद जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, और ये फेज़ आया सनी, उसके बाद ये 3 खान आए, जी फिर बाद में अक्षय, सुनील शेट्टी, और चलते चलते यहाँ तक। हमारे वक्तों में क्या होता था, जो फिल्म होती थी उसका जो हीरो होता था, उसको मायापुरी में एक मैगजीन था हिंदी का बहुत बड़ा, उसमें सितारे लिखते थे, सितारे, इस फिल्म के सितारे हैं, है ना। जी बाद में स्टार लिखना शुरू हुए। आजकल आपने देखा होगा स्टार नहीं लिखते, है ना, सितारे भी नहीं लिखते। तो जो सितारे का कंसेप्ट था ना, वो कि हमसे दूर है कोई चीज़ बहुत, हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन आज आप अमिताभ सर की वॉल पे जाके कमेंट करते हो, वो आपको जवाब देता है आगे से, है ना। हाँ जी सोशल मीडिया पे है ना, तो इतना करीब आ गया सितारा आपके, तो वो सितारे की चकाचौंध भी कम हो गई है ना। हमें ये लगता है पूरी जो नई दुनिया के लोग आए, उनको मतलब वो जब बात ही कर रहे होते हैं अमिताभ के साथ, या शाहरुख खान उनके ट्वीट का जवाब दे रहा होता है, तो उनका कितना बड़ा सफ़र हो जाता है उसी में तय। हमारे वक्तों में खौफ होता था, हमारे वक्तों में खौफ होता था, अरे यार मुनव्वराना कैसे बन सकता है कोई, परवीन शाकिर तो बन ही नहीं सकता है ना, ये लिटरेचर में हम सोचते थे। फिर अचानक पता लगा नहीं यार, इफ्तिखार आरिफ साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, राहत साहब ने एक दिन आपके साथ फ़ोन पे बात की, तो वो चीज़ें सिमटती गई, ग्लोबल विलेज में चीज़ें आसान होती हुई नज़र आने लगी। मैंने जब इन लोगों के साथ मुशायरे पढ़े ना, मुझे ये तो पता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मुझे खौफ था कि इन लोगों के पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर जाके मैंने देखा कि किसी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ हौसला सबके पास है, और अपने लफ्ज़ पे जो यकीन है ना किसी भी लेखक का, और उसको वैसे भी जो मुशायरा है ना, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ये थिएटर है, ये एक्टिंग है ना, इसमें बहुत कुछ है। आप एक ख़राब शेर को भी दाद ले सकते हैं, और आपका अच्छे से अच्छा शेर भी ज़ाया हो सकता है। तो मुशायरा एक अलग चीज़ थी। तो मैं ये कहने से मुराद ये है कि ये जो नई नस्ल है ना,
अभी जो हो गया ना, जो इंटरनेट की दुनिया में इतनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, अभी शार्क टैंक में पिछले दिनों देख रहा था कितना थॉट है लोगों के पास कुछ करने का, नई है ना। नई चीजें आ रही। और उन लोगों के सामने बैठ के ये वो बातें करते हैं जिन्होंने दुनिया अभी नवर की होती जी। है ना। अश्नीर को ग्रोवर जैसे आदमी के सामने कोई आदमी बकवास कर रहा है और कह रहा है मुझे 2 करोड़ दो, मैं कल से काम शुरू करूँगा। तो ये वो जो हौसला लेके नई नस्ल आ रही है, जी। ये जो जवान हिंदुस्तान है ना, ये गजब का है। मेरा जो सबसे छोटा बेटा, उसकी उम्र 7 साल है, उसका नाम है आबदार। मेरा एक बड़ा बेटा है 10th में, बेटी 8th में। तो वो छोटा जो है ना, वो एक दिन कह रहा था कि पापा मैं सबसे एंड पे मरूंगा और आप सबसे पहले मरोगे घर में। तो हम तो बहुत कुछ देखने वाले हैं आपने तो कुछ देखा ही नहीं है, आपने तो ऐसे टाइम ज़ाया हो गया आपका। तो उसकी बात में बड़ा दम था वाकई। नए बच्चों के लिए जो जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो ये कहता है कि मैंने IAS KS वगैरह, मैंने 9 से 4 वाला जॉब नहीं करना, जैसे आप जाते हो सुबह और शाम को आते हो। तो मैंने कहा करना कैसे, करना क्या है? कहता वो मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, आपको पर मंथ मुझसे कितने रुपए चाहिए मैंने कहा बस पैसे दे देना मुझे फिर तो जैसे मर्जी ले आ। तो इतना कॉन्फिडेंस है उसको। वो कहता मेरे पास बिजनेस आइडिया है, मैं इसमें चला जाऊँगा, मैं BTech MTech करके इधर से निकलूँगा, या मैं कॉमर्स करूँगा, या कुछ भी कर लूँगा, या कुछ भी नहीं करूँगा। 12th के बाद मैं कुछ और करूँगा। और कोडिंग सीख रहा है कहा उसमें मैं कुछ करूँगा और पेटेंट करवा लूँगा, सारी उम्र ऐश करोगे सारे। तो ये जो नई नस्ल है ना, इसके पास जो एवेन्यूज़, जो मौके, और जो 1 to 1 सारे लोग जा रहे हैं। मैं अभी परसों एक प्रोग्राम में था, वहाँ पे जम्मू की लड़कियाँ मिस इंडिया पेजेंट में गई हुई, कोई किसी में जीत के आई हुई, कोई किसी में, यही लड़कियाँ दाएं बाएं की, गांधीनगर, शास्त्री नगर और ये छन्नी और बठिंडी साइड की लड़कियाँ। और आदमी हैरान हो जाता है, यार देखो सभी अपने अपने लेवल पे अपना सफ़र करने में लगे हुए हैं, कोई किसी को काट नहीं रहा है, और सबके लिए काम है। चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएँ, चाहे वो लिटरेचर में जाएँ, चाहे वो किसी आर्ट फॉर्म, कोई भी, इवन के स्पोर्ट्स में आप देख लो जम्मू के लोग कितनी तेज़ी से आगे निकले। तो ये जो यकीन है इस नस्ल में हमारा, आपका वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, हम देखें ना देखें। लेकिन ये है कि आप लोग ज़्यादा पॉजिटिव, मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ इस नस्ल की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो नई नस्ल आई है ना, ये इसके पास कम से कम वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जो हमारे पास थी। हम बहुत फॉर्मेलिटी करते थे, शादी ब्याहों में, रिश्ते नातों में, शगन देने लेने में, है ना, बहुत फॉर्मेलिटी कर, पहुँचना है नहीं पहुँचना है, कौन क्या कहेगा। नई नस्ल टाइम ज़ाया नहीं कर रही, बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं कर रही। कम से कम इन फॉर्मेलिटीज़ में, मैं उसे फेकनेस नहीं कहूँगा, वो एक अलग तरह का इखलाक था, तहजीब थी। नए बच्चे कुछ ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हैं। आपके जैसे तू इस वक्त मुझे सुन रही है, तो ये तेरा बड़प्पन है कि तू मुझे सुन रही है। लेकिन ये है कि आप जैसे तुमने पास किया, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि पास शुरू करूँगा, फिर उसे चला लूँगा, फिर लड़कियाँ जोड़ लूँगा, फिर मैं कर लूँगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता, और तुमने कर भी थी। तो बस यही बात है, बात से बात निकलती जा रही है। सर अभी ना आपने हमारी जनरेशन की बात की, लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना, तो एहसास बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम लिखते भी हैं, स्पेशली हमारी फील्ड में एहसास बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आर्ट में आपके लिए क्या मायने हैं एहसास, जज्बात के? सारा खेल ही एहसासात का है जी। आप देखो, जब मैं तो गज़ल का शायर हूँ, है ना, गज़ल लिखता हूँ लगातार। ये गज़ल का जो फॉर्मेट है, इसमें 6, 7, 8 शेर होते हैं, है ना, 8 शेर होते हैं, 10 शेर भी होते हैं, मैक्सिमम 5, 6 शेर होते हैं। लेकिन उस शेर का जो एक पॉइंट होता है, सिग्नेचर वर्ड या लाइन, वो कहाँ बनी होती है? वो जब आप घर में बहस कर रहे हो किसी के साथ, या आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, या आप गाड़ी में गुजर रहे हो तो आप सामने कोई आपने चौराहा देखा, हज़ारों वजहें हो सकती हैं उसे एक मिसरे के आने की। वो एक मिसरा जब आता है जी, तो वो अपने साथ बहुत कुछ लाता है। मैं आपको बताऊं, शायरी, ये बात मेरी शायद लोगों को बुरी भी लगेगी, मैं ऑलवेज शायरी को और उस शायर को काट के देखता हूँ, ऑलवेज। मेरा ये मानना है कि दुनिया की सबसे अच्छी शायरी दुनिया के सबसे कमीने लोग कर सकते हैं बिल्कुल, मेरा पूरा यकीन है इस बात में
कि दुनिया के सबसे खबीस लोग, कमीने, अय्यार, मक्कार बेस्ट शेर लिख सकते हैं, बेस्ट गाना गा सकते हैं, बेस्ट डांस कर सकते हैं। इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ये लोग कहते हैं ना कि इंसान खुद अच्छा हो तो फिर वो अच्छा शेर लिख सकता है, ठीक है, ये एक थ्योरी है, कहते हैं कि इखलाक होना चाहिए, वो शायरी में झलकता है। लेकिन शायरी जैसे कोई एक आदमी कुर्सी बना लेता है, दूसरा नहीं बना सकता। बिल्कुल। इसी तरह मेरा ये मानना है कि कोई एक आदमी गज़ल लिख सकता है, दूसरा नहीं लिख सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो हम ज़्यादा ऋषि मुनि अवतार बनने के चक्करों में रहते हैं ना कि हम ज्ञान दे रहे हैं और हमारा शेर, कोई कहता ना, मेरी ये शायद मैं पहले हिस्से में ये बात कह चुका हूँ कि अच्छा लिटरेचर इंसान को अच्छा बनाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं थी जिसने मुझे बतलाओ, मेरे पास कोई ऐसा शेर भी नहीं है जिसने मुझे बतलाओ। हाँ, ये होता है कि गालिब मीर को पढ़ने के बाद, कभी इकबाल और फराज को पढ़ने के बाद, या जॉन साहब को पढ़ने के बाद आदमी को अच्छा लगता है, इसलिए कि उसके साथ वो घटित हो रहा होता है जी। बस इतना ही है। हाँ जी। वरना मैं आपको बताऊं, मैंने जॉन साहब की बेटी का इंटरव्यू किया है 1-1.5 घंटे का। मैं आपको दूंगा उसका जो भी सिलसिला है, मैंने वो खुद हटा लिया था क्योंकि उन्होंने अपने डैडी को लेके बहुत ऐसी बातें की थी जिनसे मतलब एक अच्छा तासुर नहीं जा रहा था जॉन साहब का। और मेरी जॉन साहब के साथ ऐसी मोहब्बत है कि मैं ये चाहता हूँ कि यार अब कुछ बातें पर्दे में ही रहें। जबकि उनकी बेटी ने उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि वो ऐसे थे कि कभी मम्मी ने हमें स्कूल भेजा जॉन साहब के साथ, तो वो 2 बच्चों को लेके चल रहे हैं सड़क पे और हमें सड़क पे रखा, खुद फुटपाथ पे चल रहे हैं कि गाड़ी चढ़ जाए और बच्चों के ऊपर मसला ही नहीं है। तो हमने तो वो माँ बाप देखे जो खुद सड़क पे चलते हैं और बच्चों को फुटपाथ पे रखते हैं। और इस तरह की बहुत सी बातें, शिकवे, शिकायतें, मम्मी को टाइम नहीं दिया, हमें टाइम नहीं दिया, और आवारगी की, और सब कुछ जो भी जॉन साहब की शख्सियत का हमें सब पता है, उनकी ज़िंदगी कितनी बेतरतीब थी, लेकिन शायर कितना अच्छा था, है ना। एक इंसान के नाते इवन के फिराक साहब के बारे में भी कहते हैं, फिराक गोरखपुरी बहुत बड़े शायर, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़े शायर हुए हैं जी। इस सदी के। फैज़ साहब के कंटेम्प्रेरी, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ज़्यादा ज़िंदगी में वो अपनी बीवी से इतने तंग थे, नहीं था, दोनों का जहन नहीं मिलता था, कि आखिरी दिनों में वो 2-3 माले की बिल्डिंग में रहते थे। तो इलाहाबाद की बात है, फिराक साहब नीचे आके गालियां देते थे ऊपर, और पूरा महल्ला जब तक खड़ा ना हो जाए उनको मज़ा नहीं आता। तो ये फिराक साहब है। या उनसे कोई नया बच्चा कुछ सीखने आता था तो वो बड़े बुरे तरीके से डांटते थे उसको। तो ये अब इंसान का तशख़्ख़ुस ही है, लेकिन शायरी में कुछ और ही है, उसमें एक नई दुनिया वो आबाद करता है। तो मुझे लगता है जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो एक अलग, वो माँ सरस्वती की कृपा का एक ख़ास टाइम है, उसमें वो चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद आदमी उसमें से कट के जब बाहर आता है तो फिर वो नॉर्मल होता है, वो सब्ज़ी लेने गया होता है, वहाँ बहस कर रहा होता है कि ये टमाटर महंगे लगाए आपने, जबकि शायरी में कह के आया होता है कि यार ये दुनिया दुखों से भरी है, एक दूसरे का हाथ बटाएं, हैं। मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े राइटर हुए हैं, है ना, गोदान वगैरह आपने सब पढ़ा है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था PhD की, तो हमें रिसर्च मैथडोलॉजी में एक किताब पढ़नी पड़ती थी, तहकीक का फ़न, ये ज्ञानचंद जैन साहब ने लिखी थी, और ये पढ़नी पड़ती थी हर PhD के स्कॉलर को। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप ऐसे शख्स के ऊपर PhD मत करें जो जिंदा हो। पहली बात है कि आप ऐसे राइटर के ऊपर PhD मत करें जो जिंदा हो, क्योंकि आप उससे मिलोगे तो वो बात नहीं आ पाएगी। फिर पहली बात तो ये है कि वो जिंदा ना हो, दूसरी बात ये है कि वो आपकी रीच में ना हो, जिससे आपके जाके मिलना और फिर उसके साथ वो असरअंदाज होगा आपकी ज़ात के ऊपर। और एक बात उसमें ये थी कि वो आपका पसंदीदा नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका फेवरेट है, आप कभी उसमें PhD नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंसाफ नहीं कर पाओगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ये कहा जाता है, उनका सारा लिटरेचर जो है ना वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट का लिटरेचर था। किसान की बात हुई है उसमें बहुत ज़्यादा, देहातियों की बात हुई है, गरीब की, मजदूर की, उन्होंने ज़बरदस्त यही कुछ लिखा सारी उम्र, चाहे वो ईदगाह हो, कफन हो, चाहे वो उनका ये जो मैंने अभी नाम, गोदान, हर चीज़ में उनके गरीब की बात हो रही है और मजदूर की बात हो रही है। जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब उनके घर का काम लगा हुआ था तो उन्होंने अपने बेटे को ख़त लिखा कि बेटे का जो भी ABCD नाम था, कि बेटा ये जो शाम को मजदूरों को पैसे देते ना, हाथ ज़रा खींच के रखना। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये लेटर लिखा उन्होंने। तो गोया कहने से मुराद ये कि जब वो लिख रहे थे तो वो एक मुंशी जी थे, लेकिन जब ज़ाती ज़िंदगी में उतरते हैं और हकीकतें हैं और घर के खर्चे हैं, 10 बातें, तो वहाँ पे मुंशी जी दूसरे होते हैं। ऐसा ही होता है। और मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ अपनी जगह ही। मैं बात बताऊँ,
मैं भी बड़ा मतलब घर में मेरी बीवी का ये मानना है कि मुझे तुमसे अच्छा शौहर मिल सकता था। तो वो ये इंटरेस्ट सुन रही होगी, ये पब्लिक हो गई बात, तो कितनी बार उसने कहा है जी कि मुझे तुमसे अच्छा शौहर मिल सकता था। तो मैं सुन लेता हूँ, ऐसे हालात बन जाते हैं ना जिसमें आप बेस्ट नहीं रह पाते। मेरा एक शेर है मिसाल के तौर पर, तुमने भी सुना होगा कि मेरे हरीफ का सब कुछ लगा था दाव पर, जी मुकाबले में मेरा हारना ज़रूरी था। जी 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 ऐसे शेर में ही मैंने कहा मैं तो नहीं हारता किसी ना मैं हारने में यकीन रखता, मैंने तो जीतना है। तो ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम जब तक राइटिंग को, तख्लीक को, क्रिएशन को राइटर से काट के नहीं देखेंगे, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। मंटू साहब ने एक चीज़ अच्छी लिखी या 10 चीज़ें अच्छी लिखी, लेकिन एक चीज़ ख़राब भी लिखी होगी, तो हम कभी उसे ख़राब नहीं कहते कि मंटू थोड़ी ना ख़राब लिखता है, जी जॉन थोड़ी ना ख़राब लिखता है, तो फिर वो मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो मैं वही उसी बात पे वापस आता हूँ, जो लिखने का आपने कहा ना, एहसास और जज्बात कितने ज़रूरी हैं इसके लिए, वो तो है ही, चाहे वो एक पल के हैं। हाँ जी वो हैं, जैसे मोहब्बत में वो जो पहला दिन जिस दिन आप गुलाब का फूल देते हैं दूसरे को, वो तो सच है ना। हाँ जी फिर वो जो हफ्ते बाद एक दूसरे को पड़ी है एक दूसरे से, वो फिर वहाँ तक जाते जाते खेल अलग है, लेकिन वो एक लम्हा जहाँ पे ये चीज़ क्लिक करी थी, वो एक लम्हा, वो पल कि मैंने इसी के साथ रहना है अब सारी उम्र, वो लम्हा तो काफ़ी सच्चा होता है। जी जी लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें, ये पूरा पैकेज है। मतलब आप किसी आदमी को ऐसे नहीं ले सकते कि वो ऋषि मुनि होता रही है, उसके अंदर शैतान भी, उसके अंदर मकारी भी है। हम दिन में 10 झूठ बोलते हैं, बच्चों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं, फ़ोन के ऊपर झूठ बोल रहे होते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इस्लाम में एक जगह ऐसी बताई गई है जहाँ पे झूठ बोलना वाजिब है। आपने मैंने जब ये पढ़ा था मैं भी हैरान हुआ था, ये कैसे। उसमें ये है कि जहाँ पे आपके झूठ से एक सच बच जाता हो, हैं, आपके झूठ बोलने से कोई बेगुनाह की ज़िंदगी बच रही है, आपके झूठ बोलने से एक बहुत बड़ा फसाद टल रहा है, आपके झूठ बोलने से एक बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है, बोलिए, फ़ौरन बोलिए, वहाँ पे सच बोलना। मुझे याद है राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी थी, एक फिल्म आई थी बहुत अच्छी, आपको याद होगी, उस फिल्म का नाम था 10 कहानियाँ। वो आप ज़रूर देखिए, गूगल करें, उसमें 20-20 मिनट की 10 कहानियाँ थी, और ये यूट्यूब पे होगी, आप देखिए। उसमें 10 मुख्तलिफ राइटर्स की कहानी को 20 मिनट में ख़त्म कर दिया गया था, और ये बाज़ाब्ता फिल्म थी, पर्दे पे आई थी। उसमें एक कहानी यही थी कि दंगा हो रहा है और लोग भाग रहे, और हिंदू मुस्लिम दंगा कह लो, पार्टीशन की बात है, इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे हैं, तो एक छोटी फैमिली भाग रही है, हिंदू या मुस्लिम कुछ भी कह लो, और उनका एक बच्चा जो दौड़ नहीं पा रहा है माँ बाप के साथ, तो वो एक घर में घुस जाता है। आप समझ लो मुस्लिम बच्चा एक हिंदू घर में घुस गया, और ये जो पीछे तलवारें लेके आके भाग रहे थे उसके पीछे, वो निकल जाते हैं बड़ों को मारने के लिए, लेकिन किसी को शक पड़ता है कि एक बच्चा भी दौड़ रहा था, वो अभी गायब हो गया, वो किधर गया। तो उसको पीछे घर का ख्याल आता है, दरवाज़ा खुला था, वहाँ घुस गया होगा। अब जब ये वापस आते हैं तो घर में तो बच्चा है, और वो दूसरी कम्युनिटी का है, और उसको संभाल भी लिए, उसको बचा भी लिया गया। तो एक जवान लड़की वहाँ पे है, वो दरवाजे में आके खड़ी हो जाती है, और वहाँ पे वो झूठ बोलती है कि वो बच्चा वहाँ नहीं आया। लेकिन ये जो आदमी जो तलवार हाथ में लेके खड़ा, और इसका खून आंखों में, इसके गुस्सा, वो कहता नहीं यही है, आप झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। तो उस अफसाने में लगातार वो आर्ग्यूमेंट है, अगर वो आप पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी, लड़की हर तरह का हीला करती है, वो लड़का पीछे नहीं हटता, और उसे पता है कि बच्चा जाएगा, अगर इसके हत्थे चढ़ा तो ये तो अभी तलवार पर लटका देगा इसको। फाइनली ये है कि वो दोनों बाजू दरवाजे पे लगा के रास्ता बंद कर दिया उसका, और वो इसे धक्का मारने की कोशिश करता है, बिल्कुल नहीं, और फिर वो लिपट जाती है उसके साथ। ये तो तय है ना बच्चा अंदर है, अब तो साबित भी हो चुका बच्चा अंदर है, गुत्थम गुत्था हो गए हैं दोनों। लेकिन ये तलवार वाला बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हार रहा है, और इसने बच्चा मारना, और जो भी है फाइनली उसका एंड ये है कि लड़की उसके होंठों पे होंठ रखती, ख़त्म, मतलब उसका पूरा गुस्सा ख़त्म हो जाता है, उसका वो किसी काबिल ही नहीं रहता। वो एक लम्हा जहाँ उसके मतलब उसके जहर को चूस लेती है वो लड़की एक पल के लिए। अब आप देख लो वो कैरेक्टर कितना बड़ा हो जाता है। वो लड़की मुझे लगता है सीधा स्वर्ग में जाएगी, हालांकि फिक्शन है ये, ऐसी बहुत सी कहानियाँ पार्टीशन की हैं।
तो ये लिटरेचर जब आप पढ़ते हो ये आपके साथ जुड़ता है। तो ये बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन मैं यही कह रहा था आपको कि उसके बाद वो फिर वही मंटू है, वही बेदी साहब हैं, वही मीरा जी हुआ करते थे, वही गालिब हैं। फिर वो बाहर निकलते हैं शराब के लिए, किससे उधार मांग रहे होते हैं। गालिब साहब को कलकत्ता में पेंशन मिली बड़ी देर के बाद। अंग्रेज़ों ने थोड़ी सी पेंशन लगाई हुई थी उनकी, और वो पेंशन रुक गई किसी गदर बदर की वजह से। तो फिर 8-10 महीने की पेंशन इकट्ठी हुई, वो लेने के लिए कलकत्ता गए, और कलकत्ता में वो खूब बेइज्जती खा के किसी अंग्रेज़ से पेंशन तो ले ही आए। दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने वो उन पैसों की शराब ली, और वो अपने उस रेड़े पे डाल के, वो जो घोड़े के साथ होती है बग्गी, उसमें लेके जब वो गुजरे वहाँ गलियों से, कौन सी गली है वो, गुलजार साहब ने उसका जिक्र भी किया हुआ है, कूचा कासिम जान या क्या, तो वो दाएं बाएं वाले जिन्होंने उधार लेने थे वो गालिब को आवाज़ें लगा रहे थे कि हमारा उधार दे। और वो कह रहा था कि जिसने मुझे शराब दी है वो आपका उधार भी समेटेगा। तो वो उन्होंने किसी को नहीं, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने वापस। बट जब शेर लिखते हैं तो ग्रेट होते हैं। जी 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 सर, जैसे अभी आपने बात की ना कि हमने अभी शुरू किया है पॉज, लेकिन हमने सुना है और बहुत लोगों से सुना है कि आपने सबसे पहले लिटरेरी आर्ट्स जम्मू में या फिर पुंछ में बात करो कि आप लाए थे, आपने बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी करवाए हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जम्मू का तो मैं नहीं कहूँगा, जम्मू की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 100-200 साल हो गए यहाँ पे जी। आर्ट, बल्कि पुराना जम्मू तो उसके किस्से जब हम सुनते हैं हम हैरान हो जाते हैं। KL सहगल का शहर है ये, हाँ जी हाँ जी, है ना। ओम प्रकाश जी यहाँ से, ये 7 वाली गली है जहाँ से वो निकले हैं जी, मूछे हों तो नथुलाल जैसे, है ना। हाँ जी। और मलका पुखराज अखनूर की थी हमारे, इतनी बड़ी सिंगर। और गालिबन उस्ताद अल्लाह रखा खान तबला नवाज, उनके बारे में कहते हैं सांबा से थे। हमारा विद्युत जमाल यहाँ का है, मुकेश ऋषि यहाँ का है। जम्मू का तो रोल काफ़ी बड़ा है, जम्मू ने तो कमाल किया हुआ पिछले 100-150 साल पहले। जम्मू का नाटक, जम्मू का थिएटर, जम्मू का रेडियो अपने टाइम पे, डोगरी जो वहाँ पे था सीन। और जम्मू तो एक तरफ रखते हैं, मेरा जम्मू में 0 रोल है, इस समंदर में कतरा भी नहीं हूँ। पुंछ में मैंने काम किया जी। और पुंछ बहुत दूर है, यानी वहाँ तक किसी को ले जाना, मैं mid-90s की बात करता हूँ। मैं बशीर बदर साहब को पुंछ लेके गया था जी। मतलब मैं ही नहीं था, टीम थी पूरी, लेकिन मैं उसमें एक अहम किरदार था उस कहानी का। पुंछ में DC आए थे खालिद हुसैन साहब, बहुत अच्छे राइटर हैं वो जम्मू के। तो जब वो DC आए तो हम उनके पीछे पड़ गए। मैंने एक लंबा ख़त लिखा उनको कि ये ख्वाब है हमारे कि बशीर बदर यहाँ आए, जैसे आज जॉन साहब है ना, ऐसे बशीर बदर का क्रेज़ था 90s में। तो वो आ गए, अगले 2 महीने में वो पुंछ में थे। फिर अगले साल निदा फाजली साहब को आया हमने, वो आए। फिर तीसरे साल जावेद साहब के साथ मेरी बात हुई, अख्तर साहब के साथ 2001 में आना था उन्होंने। उन दिनों लक्ष्य बन रही थी मूवी उनके बेटे की, फरहान अख्तर की, और ऋतिक रोशन के साथ। तो वो करगिल आए हुए थे शूट करने के लिए। उन दिनों शायद मेरे के लिए वही टाइम था जब करगिल का एपिसोड हुआ। कुछ हालात हुए, जावेद साहब आखिरी दम तक नहीं हो सके। हालांकि लाइन अप हो गया था कि जम्मू तक आएंगे बाई एयर, और वहाँ से हेलीकॉप्टर हमें देगी स्टेट गवर्नमेंट उनको लाने के लिए। तो फिर 2001 में मैं खुद ही जम्मू चला आया, तो वो काम वहीं रह गए। और वडाली ब्रदर्स 90s में, मैं तो कुछ फैज़ की बेटी भी आपने कहा था। हाँ, फैज़ की बेटी, फैज़ साहब की बेटियाँ सलीमा हाशमी, वो तो जम्मू वाले मामलात हैं। मैं पुंछ की बात करता हूँ, जम्मू में तो सब पॉसिबल है। पुंछ में इन लोगों को ले जाना, पूरे दिन का सफ़र करना यहाँ से वहाँ तक। वहाँ जो भी राइटर आया दूसरी दफ़ा कभी नहीं आया, क्योंकि उसको पता था पुंछ नहीं जाते। तो उस वक्त वडालीज का क्रेज़ था। साबरी ब्रदर्स, देर ना हो जाए कहीं, हाँ ना हो जाए, पुंछ आए। ये मैंने नहीं लाए, हम पूरा एक बोर तबका था। खालिद मीर हमारा एक भाई था वहाँ हमसे पहले वाला, जो मुझसे ज़्यादा पागल और दीवाना और जुनूनी था ये सब कुछ करने के लिए। वहाँ पे शौकत मीर थे, वहाँ पे जावेद राही थे, जो आजकल यहाँ पे हमारे कल्चर को देखते हैं स्टेट में। तो इस तरह के अनवर ख़ान, स्वामी अंतर्निराव, ये हम सारे ही थे। अब मैं उसमें थोड़ा सा, मेरा रोल ज़्यादा था, मुझे ज़्यादा वो लोकली बोलें तो खुरक लगी हुई थी, हैं। मुझे ज़्यादा मिर्ची थी कि ये करना है। अलबत्ता ख्वाब देखता था, और उसके बाद हम जो DC आते थे उनके पीछे पड़ जाते थे। उन दिनों बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक ग्रांट मिलती थी हर डिस्ट्रिक्ट को कि स्कूलों में जाके थोड़ा आर्ट, कल्चर, लिटरेचर करो। लेकिन उन दिनों मिलिटेंसी अपने टॉप पे थी, तो स्कूलों में ये एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी थी। तो वो फंड हर साल लैप्स हो जाता था। जैसे कल्चर में 5 लाख रुपये फ़ंड आया होगा,
तो वो जो डीसी आए उनको हमने ये समझाया कि इसको लैप्स नहीं करते हैं, हम कोई बड़ा इवेंट कर लिया करेंगे, जो 50 स्कूलों को अपने फंड देना वो एक ही जगह पे हम। तो फिर ये लोग आए, 1-1 लाख रुपए हमने इनको पेमेंट उस वक्त दिलवाई, जबकि हमारे पास चाय पीने के कप के पैसे नहीं होते, गवर्नमेंट देती थी। तो ये चीज़ें हमने वहाँ की। फिर मैं जब पढ़ने जम्मू आ गया, मैंने PhD 2000 में ज्वाइन किया यहाँ पे, तो फिर यहाँ भी बहुत कुछ किया। 2012 में जब फैज़ अहमद फैज़ साहब के 100 साल हो गए, 100 ईयर्स ऑफ फैज़, तो मैंने फैज़ साहब की बच्चियाँ जम्मू, मतलब यहाँ भी एक पूरी टीम थी, जिसमें खालिद हुसैन साहब, सोहेल काजमी साहब, मसूद चौधरी साहब, उनकी वफ़ात होगी, असलम कुरैशी साहब जो फॉर्मर DC थे पहुँच के, इन्हीं लोगों ने मिल मिला के एक पूरा यूनिट खड़ा किया। दीपू कुमार जी आप जानते हैं, हाँ जी, थिएटर वाले हैं ना, रविंदर कौल और इस तरह राजकुमार बहरूपी, हम सभी ने मिल के, और पाकिस्तान से 20-22 लोग आए यहाँ पे, बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गज, जिस वक्त मैं नाम लूँ तो आप हैरान हो जाओगे। वो आए, जम्मू में 3 दिन रहे, और फिर यहाँ से बाकी वसीम बरेलवी, निदा फाजली, राहत साहब, ये सारे ये भी थे ही। इंडिया वाले तो इतना मसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान वालों को जम्मू लाना बड़ी बात थी। 2012 की बात है ये। बहुत बड़ा इवेंट 3 दिन चला यहाँ पे वो फेस्टिवल, और पूरी कैबिनेट बैठी रहती थी। उमर अब्दुल्ला साहब CM थे, कोई नहीं जाता था ऑफिस, वहाँ आके बैठ जाते थे शामों को, और बहुत बड़ा कामयाब वो इनका इनेकाद रहा। फिर बाद में इंटरनेट और सारे लोग शिफ्ट हो गए वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ, तो ज़मीन पे एक्टिविटीज़ कम हो गई। अब जो भी हो रहा है, आपने देखो इंस्टाग्राम पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है। इस वक्त पास अगर एक बहुत बड़ी मूवमेंट बना है तो आप इस लैपटॉप से बने, है ना, ज़मीन पे तो आप बहुत कम उतरे हैं। यानी जो बड़ा बिग शो जिसमें 20,000 लोग खड़े हों, तो वो तो अभी आपने करना है ना, वो हंगामे तो अभी होएंगे आगे चल के। मेरी तो दुआ है कि पास इतनी बड़ी चीज़ बन जाए। जम्मू में और भी 2-4 लोग, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, काम कर रहे हैं, आपके शाना बशाना आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये एक कल्चर जो बन ही रहा है जम्मू में दोबारा। मतलब आप देखिए, शिव बटालवी जम्मू आते रहे हैं, दुष्यंत कुमार जम्मू आते रहे हैं, फिराज साहब के बारे में मशहूर है कि वो जम्मू आते जाते रहे। हमारा ऑल इंडिया मुशायरा होता तो उसमें तो सारे जितने बड़े दिग्गज थे वो आए, कभी नीरज जम्मू आते जाते रहे रेगुलर। तो ये जम्मू में होता रहा है अभी 20-30 साल पहले। थिएटर यहाँ पे इतना बड़ा हुआ, कवि रतन जी के टाइम पे, दीपू कुमार जी के टाइम पे, बलवंत जी का जिक्र तो आपकी पीढ़ी ने सुना है, लेकिन इससे पहले जो थिएटर हुआ है, बहुत बड़ा थिएटर हुआ, बहुत बड़ी जम्मू की रिवायत गज़ब की रही है, गज़ब की रही है। और जम्मू आके भी हम ही पता चला कि नहीं, एक बड़ा शहर जो होता है उसका बड़ा कल्चर, बड़ी तहजीब। अब कुछ सालों से यहाँ पे खामोशी तारी थी, लेकिन अब इंटरनेट के विस्फोट की वजह से और आप बच्चों की वजह से दोबारा एक मरतबा हर हफ्ते कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, और ये बड़ी बात है। सर, अब आप जब आपने यहाँ पे काम किया, लेकिन आपने बॉलीवुड में भी बहुत काम किया है, आपके लिरिक्स आते रहे हैं, अब आप स्क्रीन राइटर में जा रहे हैं, स्क्रीन प्ले में जा रहे हैं, तो आपका उनके साथ काम एक्सपीरियंस बॉलीवुड की तरफ कैसा रहा? बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन ये साल 2021, 22, 23 मेरा बॉलीवुड के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मैंने, और इस वक्त काफ़ी काम मैं वहाँ कर रहा हूँ। वैसे 2013 की बात है, फिल्म आई थी अटैक्स ऑफ 26/11, वो राम गोपाल वर्मा की मूवी थी, और उसमें नाना पाटेकर लीड एक्टर थे। ये मुंबई के जो हादसे हुए थे, 9/11 के जो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कसाब वगैरह आए थे पाकिस्तान से, और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा किया था। तो जब ये फिल्म बनने लगी थी और इस फिल्म के बारे में जहन बन रहा था कि इस फिल्म को बनाना है, और लोग इस पर काम करना शुरू हुए थे, ये जो ऋतिक देशमुख हैं, इनके डैडी हुआ करते थे, रितेश देशमुख इनके वाल साहब हुआ करते थे, समथिंग देशमुख जो CM थे वहाँ के। तो वो गए थे स्क्वाड देखने के लिए, और उनके साथ राम गोपाल वर्मा भी थे। वो बहुत बड़ी न्यूज़ हुई थी कि देखो अभी तो ताज़ा इतना बड़ा हादसा हो गया, तो फिल्म वाले आ गए कैमरे लेके। तो बहरहाल साल भर बाद उन्होंने उस फिल्म पे काम शुरू किया। राम गोपाल वर्मा जी बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है, सत्या वगैरह से बनाई, रंगीला। तो उन्होंने अनाउंस किया मैं इस इशू के ऊपर एक फिल्म बनाता हूँ, द अटैक्स ऑफ 26/11, और समथिंग मिस्टर रॉड्रिक्स थे, उनकी नावल थी, उसके ऊपर वो काम शुरू हुआ था। रॉबिन रॉड्रिक्स कुछ ऐसा नाम था उनका, मैं नाम भी भूल रहा हूँ। तो उन्होंने उसके लिए कंटेंट सर्च किया कि हमें 26/11 के दायरे में क्या मिलेगा इंटरनेट से। तो वो वहाँ पे एक वीडियो पड़ा हुआ था, वो मेरा था, मैंने एक नज़्म लिखी हुई थी उन दिनों, और वो नज़्म इंटरनेट पे थी। अब 2010-11 में इंटरनेट नया आया हुआ था,
लेकिन मैं पहले दिन से अप टू डेट हूँ, तो उस वक्त भी मैं तब ऑर्कुट होता था, आपने सुना ना? हाँ सुना है, सुना है। सिर्फ। तो हम ऑर्कुट पे भी थे। ऑर्कुट 2002-3-4 में आया था, 2008-9 तक ऑर्कुट क्लीन बोल्ड हो गया, फिर फेसबुक खा गया उसको। तो उस वक्त हमने यूट्यूब पे, मेरी एक नज़्म थी, अभी तक ताज पे बैठे कबूतर सोचते होंगे, ये इसका सिग्नेचर लाइन था। तो मेरे एक दोस्त थे अजीज़, तो उन्होंने तस्वीरें वगैरह लगा के उसके साउंड वाउंड डाल के उसको यूट्यूब पे डाल दिया था। तो इन्होंने वो वहाँ पे देखी वो नज़्म, और बड़ी हॉन्ट करती है वो नज़्म। कभी भी अगर लियाकत जाफरी लिखो और आप ताज की वो नज़्म लिखो, आने के लाएगी, अभी भी है। 2-3 दफ़ा वो उतारनी भी पड़ी, क्योंकि जब फिल्म में चली गई तो वो उन्होंने स्ट्राइक किया उसको कि भाई अब तो ये हमारा कंटेंट है, पैसे तो आप ले चुके हो इसके। तो वो कंटेंट उन तक पहुंचा और उन्होंने कहा जी ये पूरी नज़्म फिल्म में चलेगी। फिल्म में तो कोई गाना था ही नहीं, क्योंकि वो तो इस पे थी, बैकड्रॉप में एक नज़्म उसमें चलती रहती फिल्म की, ये वही नज़्म थी जो मेरी थी। अच्छा, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया वो कौन है, तो वो एक लड़का था, उसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, मेरा अजीज़ है पूंछ का। देखो मैं कितनी तेज़ी से बोलता हूँ लोगों को जो मुझ पर एहसान करते हैं। वरुण था उसका नाम। तो ये उसका यूट्यूब था। उसके यूट्यूब पे जाकर उन्होंने मेल निकाली और उसको लिखा कि भाई ये हमें गाना चाहिए और ये नज़्म हमें चाहिए और इसके पैसे लीजिए आप जो भी। उसने देखी, मेल नहीं देखी, 1.5-2 महीने बाद उसको कहीं नज़र गई उस पर। तो बहरहाल मैं गया बॉम्बे, और ज़िंदगी में पहली बार बॉम्बे गया, और वहाँ तख्ती लेके कोई खड़ा था, रामगोपाल वर्मा कंपनी का, लियाकत जाफरी लिखा हुआ था। टिकट के पैसे उन्होंने दिए, रखा उन्होंने अपने साथ, और ये मेरा पहला आगाज़ था फिल्म में। जब मुझे याद है फिल्म का जब वो रिलीज़ था, उससे पहले एक शो होता है ना सबके लिए, वो हमने देखा। तो मैं बड़े गौर से देख रहा था मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो जब वो पर्दे पे आया तो बड़ा इमोशनल लम्हा था वो मेरे लिए कि यार ये तो बड़ी आसानी से हो गया। तभी मैंने आपको शुरू में भी कहा कि मुश्किल कुछ भी नहीं था, उन्होंने ही ढूंढा तो ले गए। मेरा तो कोई प्रोग्रामिंग था फिल्मों में जाने का। मतलब सोचते तो हम सभी हैं लिखने वाले की फ़िल्म के लिए लिखें, लेकिन हमें पता होता कि नहीं जा सकते। क्रिकेट हम सारे खेलते तो सभी थोड़ी ना IPL में जाने वाले। तो उन्होंने बुलाया और मैं गया, और फिर वो फिल्म बन रही थी और स्पॉट के ऊपर फिर फिल्म का स्क्रिप्ट था, उसमें भी थोड़ा मतलब अजीब ही मामला था जी, कुछ करिश्मा ही होता चला गया। और फिर उस फिल्म के साथ मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो लिंक मैं जब लोगों को भेजता था कि फिल्म में मेरा गाना है, तो बहुत कुछ आसान हो जाता था। लेकिन मैं जब वापस आया 2013 में बॉम्बे से, तो वो मेरी मम्मा को फर्स्ट हार्ट अटैक आया, और फिर लगातार उनको 3 हार्ट अटैक आए अगले 4-5 सालों में। तो एक दिन मम्मी मुझे कहती हैं इस टेंशन के माहौल में कि लियाकत, ये घर में गलत पैसा आया है जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। हम मुस्लिम हैं और कट्टर किस्म की, मेरी मम्मी थोड़ी सी धार्मिक थी बहुत, उन्हें ये लगा हमें इधर नहीं जाना चाहिए इस काम में, ये तुम शिया मुस्लिम और नमाज लोग हो और हम ये है वो है। तो वो मेरी बात दिल में बैठ गई कि मैं तो इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन मम्मी को ये लगा कि ये काम जो है गाना बजाना, ये थोड़ा सा हमारे मिजाज का नहीं है, जैसे मुस्लिम समाज सोचता है चीज़ों को। तो मैंने छोड़ दिया, और मैं इतना ज़्यादा वो सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को इस बात का दुख था कि यार ये गलत लाइन पे चला गया लड़का, क्योंकि उन्हें ये पैसे नहीं चाहिए थे। वो मज़दूर औरत थी, वो मज़दूर बैकग्राउंड से आई हुई थी। तो मैंने मम्मा के रहते रहते फिर कभी बॉम्बे की तरफ नहीं देखा, कभी भी नहीं। इवन कि मुझे वहाँ से फ़ोन आते रहे, कॉल आते रहे, मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिए, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं बॉम्बे गया तो मम्मा को फिर कुछ हो जाएगा, वहम की वजह से। डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन ये खौफ था कि मम्मा उसमें जी रही हैं। फिर 2016 में वो चली गई दुनिया से। फिर पहला कॉल मैंने बॉम्बे किया और कोविड आ गया, लेकिन इन दिनों फिर वो सारे पुराने दोस्त यार मिले, और अब अल्लाह का शुक्र है। मैं मतलब अब क्या ही बताऊं, अरिजीत ने गाना गाया मेरा अभी 2 महीने पहले, है ना, 2.5-3 महीने पहले, और वो इंशाल्लाह अभी आएगा, अच्छी मूवी में वो आएगा। और इसके अलावा भी मतलब ऐश किंग ने मेरा गाना गाया, अभी मिक्का ने मेरा एक गाना गाया, श्रेया घोषाल एक गाना गाने वाली है, और इस तरह बहुत से लाइन अप हुए हैं। और मैंने मतलब शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो लोग सुन रहे हैं मुझको, उनको मैं ये बता दूं कि ये कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम चलता है। पहले तो आप अच्छे राइटर होने चाहिए, वैसे तो जानी भी है, वो भी चल रहा है लेकिन गुलजार जावेद ना भी सही, फिर भी आपको अच्छा राइटर होना है,
क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जी। फिर उसके बाद ये है कि जो आपका एक ख़ास तरह का लॉबी है, उसमें आपकी एंट्री कैसे होगी, वो घुस नहीं सकते आप, वही आपको चुन के ले जाते हैं। जैसे जो फिल्म का मुझे काम मिला वो मुझे अपनी फेसबुक से मिला। मेरी शायरी मेरे फ्रेंड लिस्ट में कुछ फिल्म के लोग भी थे, तो कभी मैसेज आया इसका सर हमारा आप पे शेयर लेना चाहते हैं, हमने फिल्म का हुक लाइन बनाना है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं पूरा ही लिखूंगा, मुझे से लिखवा लो। तो एक ख़ास तरह के तबके में आपने होना है। जैसे प्रीतम जी का ग्रुप है ना, उसमें वो अमिताभ भट्टाचार्य होंगे और उसमें अरिजीत होंगे और प्रीतम है, और उसके बाद वो शाहद अली हैं, और वो सारा ग्रुप है। इसी तरह हर आदमी का अपना ग्रुप है, उस ग्रुप में आपने होना है। फिर उस ग्रुप में आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसका सब्र और बर्दाश्त करना है। फिर आपको काम मिलेगा, फिर आप हिट होंगे और फिर ये चलता रहेगा। तो मैं उस फेज से अभी गुजर रहा हूँ, और 100-150 गाना मेरा एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर के पास है, और वहाँ से टी सीरीज़ ने ख़रीदे हुए हैं, और वहाँ से जी ने ख़रीदे हुए हैं। और आप यकीन मानेंगे, म्यूज़िक बैंक होता है एक, उसमें गाने पड़े होते हैं। जैसे तन्वी तुमने फिल्म बनानी है, पहले क्या होता था, राज कपूर साहब और बड़े बड़े संजय लीला भंसाली और ये सारे लोग बैठते थे, फिल्म भी बनाते थे, गाने भी बनाते थे, और लिखने वालों को भी लाते थे, और ये सारा टीम वर्क होता था। अब ऐसे नहीं होता। अब फिल्म बनती है, फिल्म के म्यूज़िक राइट्स बिकते हैं, फिल्म के म्यूज़िक राइट्स बिकते टी सीरीज़ को या जी को बिके, उसके बाद जी ने म्यूज़िक देखना है, आप उस म्यूज़िक में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये जी की टीम करेगी म्यूज़िक, जी के राइटर्स आएंगे, जी के सिंगर्स होंगे, वो आपको गाना बना के बेचेंगे। आपने वो गाना खरीदना है वहाँ से। और कोई डायरेक्टर ये कहे नहीं जी मैं अपना ही गाना इसमें डालना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये वहाँ पे एक वर्क कल्चर अब बन चुका है। जैसे म्यूज़िक डिपार्टमेंट अलग है, जैसे लिरिक्स वाले म्यूज़िक वालों के साथ है और एक्टिंग वाले इनके साथ हैं। तो म्यूज़िक बैंक होता है, और वहाँ पे 5-6 किस्म के गाने हर वक्त उस बैंक में फीड हो रहे हैं। 200 वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सारे अपने गाने वहाँ पे दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोमांटिक गाने होते हैं, फिर उन्हीं में फिर ब्रेकअप वाले सॉन्ग होते हैं, फिर उन्हीं के अंदर सिंगर सॉन्ग होते हैं, डबल सिंगर और कोरस वाले। उसके बाद एक पार्टी सॉन्ग होता है, फिर उसमें भी जोन है, फिर एक और रैप सॉन्ग आजकल नई टर्म बनी है, फिर एक सैड सॉन्ग वाला है, फिर एक जिसमें इंग्लिश लिरिक्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोफी। हाँ, ये मुझे टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते। इन सभी में मुखड़ा और अंतरा लिखवा लिया जाता है, और वो हम लिख के देते हैं। फिर जब आते हैं फिल्म के लोग, वो अपने तरीके के 5 गाने मांगते हैं, हमें ये दो जी, हमारी स्टोरी है। तो फिर वहाँ से उठाते हैं बैंक में से, उन्हें दे देते हैं, और उनमें से कोई एक लियाकत जाफरी का होता है। फिर वो मेरी तलाश में मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कहते हैं ये आपने जो मुखड़ा और अंतरा लिखा है, इसमें हमने अंतरा बदलना है। ये जो अंतरा है तो बहुत अच्छा आपका, लेकिन हमारी स्टोरी की मांग कुछ और है। तो कभी वो धुन पसंद आ रही है, कभी लफ्ज़ पसंद आ रहे हैं, तो उसी एतबार से फिर हमें काम मिलता जाता है। जैसे आज की तारीख में जो मुझे काम मिलता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि आपको बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी चेज़ कर रहा है, ढूंढ रहा है, छोटे से छोटा डायरेक्टर भी। आप वेब सीरीज़ की कोई चीज़ भी लिख रहे हैं तो बैक वक्त वो आपका कहीं ना कहीं से निकलता रहता है लॉट। तो इस तरह जैसे जो मेरे गाने गए और लॉक्ड बोलते हैं उनको, जो लॉक्ड गाने हैं, उन्हीं की तादाद 50-60 है सब, और वो सब फिल्म के गाने। और इसका मतलब अगर किसी फिल्म में 2 हैं या 1 है या 3 है, तो 30 फिल्में इस वक्त मेरे पास होंगी। और ये मेरा, और वो दिन मेरा बड़ा खूबसूरत होता है, जैसे सुबह मुझे मेल आई होती है, व्हाट्सअप आया होता है कि आपका फलां सॉन्ग रणबीर की मूवी में चला गया है ना। दिल खुश हो जाता है कि इतनी बड़ी मूवी में चला गया। अचानक पता लगता है कि नहीं, एक सॉन्ग आपका एक छोटी मूवी में चला गया, और वो सॉन्ग बहुत बड़ा अच्छा होता है। तो ये एक ही वक्त में अच्छी चीज़ बुरी जगह, बुरी चीज़ अच्छी जगह, ख़राब फिल्म में अच्छा गाना, ख़राब फिल्म में भी हिट गाना होता है ना, और हिट फिल्म में भी ख़राब गाना होता है ना। अभी कभी किसी का भाई किसी की जान, अब गानों को क्या करना, फिल्म ही फ्लॉप होगी। अब कोई सलमान के साथ वो फिल्म बना ले, उसके बरखिलाफ हाइशा है ना, वो फिल्म आई, गजब का गाना था वो, एक गाना था उसमें अनु मलिक की म्यूजिक में, दम लगा के हाइशा। दम लगा के हाइशा में जो पहला गाना, मोह मोह के दागे, छोटी फिल्म का बड़ा गाना। जी जी जी। मुझे लगता है वो मोह मोह के दागे पिछले 20 साल के अच्छे गानों में से जी। तो छोटी फिल्म में बड़ा गाना, बड़ी फिल्म में खराब गाना। तो ये रेशो चलती रहती है। और जो लोग इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे मतलब मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरे साथ जो लोग हैं
वो मुझ पे आंख बंद कर भी यकीन करते हैं। मतलब और आपको लगता होगा कि मैं जा रहा हूँ और भाग रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं कभी कभी बॉम्बे जाता हूँ, कभी कभी 3-4 महीने में एक दफ़ा, वो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है और उसको साइन करना और उसके लिए, वरना मुझे धुन जम्मू में मिलती है और मैं अगले आधे दिन में गाना वापस कर देता हूँ बना के। फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का आता है जो तासुर होता है कि मुख्तलिफ लोगों के पास गाना जाता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं आखिरी दम तक। एक गाने या एक स्टोरी के भी ना मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स बनते रहते हैं। फिर क्या होता है कि आपका जो सबसे पसंदीदा लाइन होती है वो काट दी जाती है, सबसे अच्छा शेर निकाल दिया जाता है, सबसे अच्छा मुकड़ा बदल दिया जाता है, सबसे अच्छा अंतरा, बल्कि उधर से ही वो कहते हैं कि फेविकोल पे बनाओ, लफ्ज़ फेविकोल लाना नहीं तो फिर आपने वो फेविकोल लाना है तो ये चीज़ें समझ आ गई आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं थोड़ा सा तलखी का, क्योंकि थोड़ा ये भी रहता है ना कि मेरा गाना है तो लोग सुनेंगे, लेकिन अब वो ज़िद मैंने छोड़ दी है, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड का अपना एक स्टाइल है काम करने का। और अल्लाह ने चाहा तो इस साल के आखिर तक, मुझे पता है ये 2-3 गाने जो बड़े गाने जब आएंगे बाहर, तो वैसे भी मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो इस सफ़र को ही बड़ा ही इंजॉय करता हूँ। मैंने जब पहले भी आपको कहा था मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह यही है मेरे पास बहुत काम होता है, बहुत काम। मुझे इस हफ्ते का भी काम मेरे पास है, मेरे पास 2 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो वेट करने हैं, और जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो डायरेक्टरों का नाम अगर आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। उनके स्क्रिप्ट्स मेरे पास हैं सिर्फ इसलिए कि लियाकत इसको ज़रा देख लेना। और इन कामों में पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात दिल का सुकून, इत्मीनान। आपने देखा होगा मैंने मुशायरे वशायरे पढ़ने छोड़ दिए, क्योंकि मेरा सारा फोकस अब फिल्म के ऊपर है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ निकलना है, यहाँ इस्टेब्लिश होना है। क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा। फिल्म एक बड़ी चीज़ है। फिल्म का गाना यूट्यूब पे एक गाना, उसके 100 मिलियन, ये एक बहुत बड़ा सच है। तो उसके अलावा लिटरेचर का मेरा अपना शौक़ है, वो कोई काम ऐसा कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा था गालिब साहब के ऊपर कुछ करूँगा, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैंने उन पे किया भी, क्लब हाउस के दिनों में मैंने गालिब साहब पे बहुत काम किया, जब अब्बास ताबिश साहब हम दोनों ने बैठ, हाँ जी तो कुछ सीरियस काम हमने किया वहाँ पे, आपने खुद भी देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, बस ऐसा ही है, पता नहीं कैसा चल रहा है हमारा ये चैट, लेकिन यहाँ से कुछ निकलेगा भी आपको कि नहीं, तो यही हकीकत है। तुम्हारे साथ मैं दिल खोल के इसलिए बात करता हूँ तन्वी, क्योंकि मुझे बड़ा रिस्पेक्ट है आपका और आपकी मेहनत का और आपकी टीम का, और आप सब छोटे छोटे हो और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हो, और ये आपको भी पता है कि बेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेस आपने बनाया, तो अल्लाह ने किया, तो हम मिसाल दिया करेंगे कि पास में हम गए थे। सर, आपने अपने टाइम के भी शायर देखे हैं, अभी जो अब हम ओपन माइक्स वगैरह कर रहे हैं, आप उनमें भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जैसे आपने बताया, बाहर भी देख रहे हैं। आपने इंडिया के जम्मू की बात कर दूँ, जम्मू के बाहर के शायर देखे हैं, इंडिया के बाहर के शायर देखे हैं, तो आपको क्या लगता है हम किस दौड़ में हैं अभी, किस स्टेज पे हैं अभी? मुकाबला तो कोई नहीं है किसी के साथ, क्योंकि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है ना। जो जिस जगह है वो मुकम्मल है, कामयाब है। मेरे बारे में ये मशहूर है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, मेरे बारे में ये मशहूर है कि मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, मैं जल्दी जल्दी किसी की तारीफ़ नहीं करता, मैं बहुत कम किसी के शेर पे दाद देता हूँ, बल्कि मैं टांग ज़्यादा खींच रहा होता हूँ कि वज़न नहीं है, बहर नहीं है, मीटर नहीं है, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो मेरा एक अपना तरीका है। जो लोग मुझे पसंद भी इसीलिए करते हैं और नापसंद भी इसीलिए करते हैं कि मैं वो बात वहाँ कह देता हूँ जो मुझे कहनी होती है। जैसे तुम्हारा मामला है, तो मैंने कभी ऐसा कोई नुक्ता अभी तक बयान नहीं किया जिससे तुम्हें लगे कि लियाकत का एक ख़राब पहलू ये भी है, लेकिन नीयत ये रहती है, जैसे आप जिन लड़कों को मौका दे रहे हो और बच्चियों को मौका दे रहे हो, मैं इस बात को लेके उनके साथ खुश हूँ कि वो कम से कम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। इस तरफ आना और आर्ट लिटरेचर में अपने शौक़ को सोचना, अपने कैरियर को आगे बढ़ के ले जाने का मादा पैदा करना, ये अपने आप में अच्छी बात है। फिर बात आती है मयार की और स्टैंडर्ड की, वो बात का मरहला है। अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे कमाल कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और मुशक्क़त कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया इतनी गज़ब की है कि कोई भी एक वीडियो वायरल होगा 4 मिनट का,
और वो बच्चा हमेशा के लिए इस फील्ड में घुस जाएगा, कभी वापस नहीं मुड़ेगा। जी आपने खुद भी देखा होगा, छोटा छोटा वीडियो वायरल हो जाता है किसी लड़की का, किसी बच्ची का नाचते हुए, तो वो आ जाती है उस दुनिया में। तो मयार और स्टैंडर्ड की जो बात है, बाहर तो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है हर फील्ड में, मुशायरा वर्ल्ड में, फिल्म वर्ल्ड में, इवन के जो सीरीज पोइटिक सीन है जैसे रेख्ता वगैरह है, जी जैसे पाकिस्तान में इस वक्त आप देखो कितना बड़ा लाट काम कर रहा है। हमारे सबसे अच्छे और पसंदीदा शायर जो इस नई पीढ़ी को है, वो तो जॉन साहब के बाद सब वहीं पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ का कल्चर, ख़ासतौर पे मैं गज़ल की बात करता हूँ, वहाँ का कल्चर पिछले 50-60 साल से उर्दू के ही माशरे में लोग उठे पले बढ़े हैं। वहाँ पे या तो लोगों के पास इंग्लिश थी या उर्दू थी। हमारे यहाँ इंग्लिश भी थी, उर्दू भी थी, हिंदी भी थी, रीजनल लैंग्वेजेस भी हमारे यहाँ इतनी रिच हैं, तमिल, तेलुगु और बांग्ला और पंजाबी, और हमारे यहाँ कश्मीरी, डोगरी, ये सब कुछ। तो हमारा राइटर बिखरा रहता है। जी वहाँ पे छोटा मुल्क है, छोटी कम्युनिटी है, छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटी लैंग्वेजेस हैं, जल्दी जल्दी वहाँ पे ग्रिप बन गई है। वहाँ का म्यूज़िक भी आप देख लो कितना अच्छा है, वहाँ का कोक स्टूडियो, वहाँ की गज़ल, वहाँ का मुशायरा कितना अच्छा है, ये तहजीब है या अली ज़रियून है, और ये नया लॉट आप देख लो कितना अच्छा है। इनसे एक कदम पहले वाले अब्बास ताबिश एंड वो देख लो, उससे भी एक कदम आगे जाओ तो आपको इफ्तिखार आरिफ, ज़फ़र इकबाल अभी भी वहाँ एक्टिव मिलेंगी। तो वहाँ पे वो जो लेयर्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। वैसे भी जो ज़बानों का मामला है कि मुसलमानों की ज़बान उर्दू को कहा गया और हिंदी में आप ही लोग ग्रो करेंगे, ये पहले दिन से गलती होगी, सबसे हो गई 47 के बाद। तो इसके साथ जो पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है वो भी चीज़ों को पनपने नहीं दे रही है। जैसे हम जा सकते हैं हिंदी की तरफ नहीं जाते, और बाकी लोग उर्दू में आना चाहते हैं नहीं आते। लेकिन अब ये फ़र्क ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हिंदी उर्दू नहीं रहा, अब जिस ज़बान में हम शायरी कर रहे हैं उसको हिंदुस्तानी कहते हैं। तो हिंदुस्तानी में ही आज जैसे जावेद साहब की कितने वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ वो समझा रहे हैं सबको कि भाई हमारी ज़बान जो है वो मिली जुली ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है, ना ये हिंदी है ना ये उर्दू है। लेकिन उर्दू ज़्यादा है। आप लोगों को इसलिए अच्छा लगता है ये गज़ल वज़ल क्योंकि आप फिल्मी गाने सुन के बड़े हुए हो सारे। आप जगजीत सिंह और आप गुलाम अली और मेहदी हसन और नुसरत साहब और आप तक को सुनते हो। आप टेलीविज़न न्यूज़ जो देखते हो वो उर्दू में, तो मैक्सिमम 80% वर्ड जहाँ उर्दू के हैं, इसलिए उर्दूइश हिंदी है हमारी। इस वक्त अगर हिंदी में भी आप लिखते हो तो बहुत से लफ्ज़ हैं जो उर्दू के ही हैं जो हिंदी में है। तो उर्दू का माहौल तो है, उर्दू हमें समझ भी आती है। लेकिन जहाँ तक लिपि की बात है, उर्दू लिखना जो फ़ारसी स्क्रिप्ट है वो नहीं आता लोगों को, और वो भी अब ज़रूरत इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि अब रोमन में आप बड़े इजीली लिख सकते हो। हम सारे ही रोमन में लिखते हैं, और नई नस्ल जितनी भी है वो रोमन में अच्छे से पढ़ भी लेती है रोमन का लिखा हुआ। तो वो बहस भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। इन चीज़ों ने उर्दू को बहुत फ़ायदा दिया। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैंने कई बार ये बात रखी भी है ऑन रिकॉर्ड, कि जब ट्विटर आया था तो 140 कैरेक्टर का इशू रहता था कि उसमें आपने बात कहनी है। जी तो शुरुआती दिनों में मैंने बड़े करीब से सोशल मीडिया देखा है, वहाँ पे गांधी जी का कोट, वहाँ पे नानक जी का कोट आ जाता था, या मिसाल के तौर पे प्रॉफिट मोहम्मद का कोट, या लेनिन का कुछ डाल दिया, स्टालिन का डाल दिया, तो वो एक लाइन बीच में कभी आ जाती थी तो उसमें बात हो जाती थी या अपनी कोई बात रखी जाती थी। लेकिन वहाँ 140 कैरेक्टर में सबसे परफेक्ट चीज़ जो बैठी वो शेर थी, 2 लाइन का शेर। और शायरी को बहुत पोस्ट मिला ट्विटर से, वो चाहे फिर वो व्हाट्सएप शायरी हो चाहे वो सीरीज शायरी हो, दोनों तरह की शायरी के लिए ट्विटर ने बहुत अच्छा माहौल बनाया। और वहाँ से फिर शेर का फील और शायरी की तरफ लोगों का झुकाव, और अचानक एक मरतबा फिर शेर की तरफ लोग आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कम से कम शायरी तो सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। है ना, आपके पास भी इसको 200 बच्चा जो शायरी कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बात की डिबेट है, लेकिन वो कर रहा है। लेकिन एक सवाल मैं ये तन्वी करना चाहता हूँ आपसे कि आपके पास जो ये लड़के आते हैं, लड़के लड़कियाँ, ये लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं या बीच में से गायब हो जाते हैं? से कुछ हैं जो लगातार अभी जुड़े हुए हैं साथ में, कुछ हैं जो गायब हो जाते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये दो कौन से तबके के लोग हैं, जो एक आया और चला गया और क्यों चला गया, और जो टिका हुआ वो क्यों टिका हुआ है? से मुझे लगता है जो जाते हैं वो सिर्फ वो, जैसे आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, ठीक है, निकल लिए, वैसे जो रुक रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए रुक रहे हैं कि मैं बार बार पढूं, मैं बार बार देखूं कि हमारा कंटेंट चल भी रहा है कि नहीं, मेरे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो वो लोग रुकते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई, आ गया, थोड़ा नाम आ गया, फिर चलते हैं।
बस ऐसा ही है, सबका अपना अपना है बस। लेकिन ये है कि शो मस्ट गो ऑन, है ना, लोग आते जाते रहेंगे। बात ये है कि आप लोगों ने, मैं इसमें ना एक थोड़ी सी मैं सख्ती करता हूँ। जैसे कोई गज़ल लिख रहा है जी। उसको कम से कम उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना 2-4 वो होनी चाहिए। जैसे तन्वी, आप तो खैर नहीं लिखते हो, आप इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में लिखते हो। जो लोग गज़ल लिखते हैं, जैसे कार बनाई जाती है ना, कार के 4 टायर होते हैं, दुनिया की हर कार के 4 टायर होते हैं। और कार 2 करोड़ वाली भी है, 2 लाख वाली भी है। उनमें जो बेसिक फार्मूला है वो 4 टायर होंगे। 3 टायर वाली कार अभी आई नहीं मार्केट में, तो वो ऑटो हो सकता है, कार तो नहीं हो सकती। 2 टायर वाली 2 व्हीलर होगी, स्कूटर, तो स्कूटर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो गज़ल 4 टायर वाली कार है, तो 4 टायर चाहिए उसके लिए। तो ये 3 टायर और 2 टायर वाले जो हैं वो, उनको ये समझना चाहिए कि गज़ल का वज़न बहर मीटर होता है, उसमें 4 टायर चाहिए। फिर 4 टायर ही नहीं चाहिए बल्कि कार के ही चाहिए। आप ऐसा एक ट्रैक्टर का और 3 कार के लगा के नहीं चला सकते। तो ये जो बारीकियां हैं किसी भी फॉर्मेट, चाहे वो गज़ल है, कविता है, उसका थोड़ा बहुत तो आपको हाँ, ख्याल रखना चाहिए। और बच्चे नहीं रखते हैं। जी। जैसे सिंपल सी बात है, काफिया है ना, जी। तलवार चल पड़ी, जो मैं अभी बना रहा हूँ, दीवार चल पड़ी, बेकार चल पड़ी, दस्तार चल पड़ी। सिंपल सी बात है, रिदमिक है ना इसमें। तो बच्चा कर रहा है दस्तार चल पड़ी, और उसके बाद वो आगे लिख रहा है मोटरसाइकिल चल पड़ी, आगे वो लिख रहा है सड़क चल पड़ी। तो वहाँ से इतनी छोटी बात अगर समझ नहीं आती है नए लिखने वाले को, कितनी बदकिस्मती की बात है। चलिए वज़न बहर बात की बात है, लेकिन वो काफिया ही नहीं पकड़ पा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है काफिया पकड़ना, रदीफ ऑलरेडी वहीं पे होती है। फिर उसके बाद वज़न बहर आती है, उसमें काम किया जा सकता है। मैं बैठूंगा, मेरे जैसे 10 लोग बैठेंगे जो आपको बेसिक्स बता देंगे। 7 × 21 9, 10 दूने 20, है ना। वो तो टेबल्स पढ़ा सिखाए जा सकते हैं किसी को भी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें एक एरर तो ये है बहुत बड़ा, जो मुझे लगता है। दूसरा बड़ा एरर है कि सब ने आशिकी पे शायरी करनी है। सबके दिल टूटे हुए हैं या टूटने वाले हैं या टूट चुके हैं, और सबके यहाँ लफ्ज़ इश्क ज़रूर आ रहा है, और सबके यहाँ जो है लड़की वो बड़ी गलत है, और ये अब बताएगा उसको। ये सबका प्रॉब्लम है, लड़कियों के यहाँ भी लड़कों के यहाँ भी। धोखे पे शायरी हो रही है। अरे यही मौजू थोड़ी ना है दुनिया में, फिलोसफिकल मौजू जितने हैं। हमारे घरों में इतने इश्यूज हैं जो शेर बन सकते हैं, बिल्कुल, है ना। राहत साहब का एक शेर है कि उसका पहला मिसरा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन चलो शेर समझ आ जाएगी। बुलंदियों का तस्वुर है जब तस्वुर है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। अब इसमें कहीं शायरी वायरी मतलब कोई रोमांस नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसे सैकड़ों शेर हमारे दाएं बाएं, लाखों शेर ऐसे हैं जिनका कम से कम लड़के लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे बहुत से इश्यूज हैं। चेहरा बता रहा कि मारा है भूख ने, हुकाम कह रहे हैं कि कुछ खा के मर गया। अब इस तरफ क्यों ना जाओ आप, इधर से भी क्यों ना पोइट्री को फॉलो करो, इस दुनिया में भी क्यों ना पोटेंशियल देखो यार, हम क्या कह सकते हैं। आदमी हर वक्त इश्क नहीं कर रहा होता है, फेकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी, हालांकि मेरे पास बहुत सी शायरी आशिकी की, आपने एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना, ये सब कुछ मैंने लिखा है। लेकिन फाइनली मैं वहीं पे जाता हूँ कि पड़े पड़े नई जरखेजियाँ निकल आईं, कटे दरख्त में फिर टहनियाँ निकल आईं। तो ये जो जोन है, जो यकीनन मेरा अपना जोन है, जो मेरे साथ घटित हो रहा है। बाकी मोहब्बत है तो है, वो पवित्र थॉट, जब चाहता हूँ लिखता हूँ। वो तो मेरा जिसके साथ कोई मामला था या जिसके साथ है या जिसके साथ होने वाला है, तो वो तो मेरी एक प्राइवेसी है। वो शेयर में कब डलेगी तो वो तो मेरा जिम्मा है, वो मैं कैसे निभाता हूँ। लेकिन बच्चे लगातार इसी मौजू के ऊपर, लड़के भी और लड़कियाँ भी, और अब एक कोफ्त होने लगी है। क्या आप देख लो, 20 बच्चे आपके पास आ रहे हैं ओपन माइक में, 19 का इशू यही है, लड़का लड़की, परेशानी, टेंशन, मर जाऊंगा, मरने वाला हूँ, मर ही जाऊंगा, तुम्हें भी मारूंगा, है ना। इसी के दाएं बाएं सारा खेल हो रहा है, जबकि इतना कुछ है कहने को। बेरोजगारी शेर बन सकती है, माँ बाप के बीच में जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं वो शेर बन सकते हैं, हमारे ख्वाब शेर बन सकते हैं, है ना। घर से रुखसती शेर बन सकती है, घर से रुखसती शेर बन सकती है, माफ़ी शेर बन सकती है ना। एक दूसरे को मोहब्बत शेर बन सकती है, इत्तेहाद, भाईचारा, प्यार, बहुत कुछ और से इश्यूज हैं। लेकिन आ जाके फिर सब यहीं पे बैठे हैं,
और साहिर साहब ने तब गाना लिखा था कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी। तो वो भी बेचारे कहते चले गए भाई, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, चाहते हैं और भी हैं वस्ल की चाहत के सिवा। मैं ये नहीं कहता, हम तो इसके हक में, पहले दिन से ये थाट आज तक चला आ रहा है, तो कमाल तो है। 1 लाख गाना लिखा जा चुका है और 1 करोड़ और लिखा जाएगा। ये तो इस थाट की खूबसूरती है, ये तो यूनिवर्सल थाट है ना मोहब्बत। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग से थाट हैं, उनको भी शायरी बनाया जा सकता है। ये बात इन बच्चों को सिखानी बड़ी ज़रूरी है। बल्कि मैं तो, अगर कोशिश हुई हमारी क्लास के साथ, हम एक 20-15 दिन का वर्कशॉप करेंगे, कम से कम बेसिक सिखा देंगे। कार बना रहे हो तो 4 टायर लगाओ, स्कूटर बना रहे हो तो 2 टायर लगाओ, तो फिर गाड़ी चलानी वो बात का काम है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको एक शक्ल देंगे। और देखो, मेरे जहन में है कुछ खाका, अगर अल्लाह ने चाहे नहीं छुट्टियों में कर लेंगे समर की। जरूर सर। सवाल आप कर रहे हो मुझको। सर जाते जाते आपके लिए, आपके पास हमारे जैसे बच्चों के लिए जो अभी लिख रहे हैं, जो अभी आप जैसे कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है लिखा है, तो उनके लिए एडवाइस कोई एक ऐसी जो अभी शायद राइटर्स पोइट्स देख रहे होंगे। 2-3 सवाल हैं, जी। बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जहन में जब भी आप लिखते हो। पहली बात तो ये है, तन्वी के आप क्यों लिखते हो? ये सवाल आपके पास बिल्कुल जैसे इस गिलास में पानी है ना, इतना सच, क्यों लिखते हो? पहले तो अपना क्यों ढूंढो। अगर वो मिल जाए तो उस क्यों से बात करो कि भाई मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो वो क्यों आपको जवाब देगा कि आप क्यों लिख रहे हो। पहली बात तो कि आप लिख ही क्यों रहे हो। ये तो क्लैरिटी हर बच्चे के पास होनी चाहिए, हर नए लिखने वाले के पास। वो क्यों लिख रहा है? क्या वो इसलिए लिख रहा है कि उसके अंदर कुछ घटित हो रहा है जो रुक नहीं पा रहा उससे, और वो विस्फोट हो रहा है और वो बाहर आ रहा है और उसने आना है और उसको रोक नहीं पा रहा है? अगर ये कैफियत है तो फिर लिखो। अगर आप इसलिए लिख रहे हो कि मैंने पास में जाके 4 मिनट का वीडियो काटना है, फिर आपको सिरे से काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत 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 संजीदा काम है। तन्वी, शायरी स्टेटमेंट होता है। आप जो लिख रहे हो ना, आप फेसबुक पे जो डाल रहे हो, वो आपका होता है और ये सारी उम्र रहता है जी। ये अच्छा है तो आपका, बुरा है तो आपका। अभी इस उम्र में अगर आप ख़राब शायरी कर रहे हो और फेसबुक पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, और 10 साल के बाद जब आपको समझ आ गई होगी कि ये ख़राब था, इसको आप हटा नहीं पाओगे, ये वहीं रहने वाला है। अपने ऐबों के सबूत मत छोड़ो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर। ये आपका अच्छा भी रखेगा संभाल के, आपका बुरा भी। एक तो ये जिम्मेदारी समझो कि आप जो लिख रहे हो वो एक स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हो, ये सर्टिफिकेट है, ये डिग्री है, ये आपके साथ जुड़ के रह जाएगी। जैसे मेरा कोई शेर अगर पॉपुलर है, वो मेरी कायनात है जी, वो मेरा ही शेर है। मेरे पास अगर कोई दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है, अगर मेरा ये शेर बहुत से लोगों को याद है तो ये मेरा शेर है भाई, गालिब नहीं लिख पाया, है ना। फैज़ गुलजार के पास ये शेर नहीं है, ये लियाकत जाफरी का जो जम्मू में रहता है, पुंछ का रहने वाला है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। मैं सारी उम्र मेरे बच्चे चेरिश करेंगे, ये पापा का शेर है। और हर शायर के पास 4-6-8 शेर ज़रूर होते हैं जो फिर उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाते हैं। तो एक तो ये जिम्मेदारी है भाई कि आप लिख क्यों रहे हो, क्या आपके पास इस बात की क्लैरिटी है कि आप क्यों लिख रहे हो और आपने इसको लिखते रहना है, या सिर्फ शौक है, वक्ती गुबार है। एक तो ये क्यों अपना क्लियर करें। दूसरा है क्या, लिखना क्या है ना, क्या लिखना है, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो कौन सी बात है जो आपने कहनी है, जो कोई कह नहीं रहा इसलिए आपने कहनी जी। अगर वही बात ऑलरेडी लोग कह रहे हैं, कह चुके हैं, तो फिर आप कौन सा फट मारने वाले हो नया। तो ये जो बात है ना, शायरी कोई भी कर सकता है। हम इस कमरे में इसको 4-6 लोग बैठे हुए हैं, यकीन मानो मैं आधे घंटे में आपको गज़लें लिखवा सकता हूँ बैठ के। कोई भी आदमी शायरी कर सकता है। शायरी बिल्कुल कुर्सी बनाने के जैसा काम है। लेकिन फाइनली वो बात जो है ना, जो शेर में बात है, वो आपकी अपनी, वो बिल्कुल आपका अपना ज़ाती और निजी तजुर्बा है, जो सिर्फ तन्वी तेरा है, मेरा नहीं है जी। तन्वी का डैडी मेरा डैडी नहीं है, तन्वी की मम्मी मेरी मम्मी नहीं है, तन्वी का फ्रेंड मेरा फ्रेंड नहीं है, तन्वी के बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, तन्वी का हस्बैंड मेरा।
तन्वी का जो जितना कुछ है वो तन्वी का बड़ा ही निजी मामला है और ये हर आदमी के साथ है। इसलिए अगर हम सब डिफरेंट है एक दूसरे से, हमारी शायरी भी डिफरेंट होगी, हमारा थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट हो, हमें चीज़ों को देखने का नज़रिया भी डिफरेंट होगा 100%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात है वो आपके पास अपनी है कि वही बात है जो पहले वाले कह के 1000 दफ़ा गए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि बातें अगर दोहराई ना गई होती तो ख़त्म हो गई होती। इसका मतलब बातें दोहराई जा रही हैं। ओवरऑल आप देख लो, अगर आप शायरी करने बैठती हो, नावल लिखने बैठती हो, हमारे पास थॉट कितने हैं, अपनी जगह की बात है। पहला थॉट हमारे पास जो बड़ा थॉट है वो है मोहब्बत, एक है नफ़रत का, एक है गुस्से का, और एक है माफ़ी का, एक है जो हम मैनेजमेंट करते हैं, रिश्तों को बचा के चलते रहते हैं। 5, एक है इंतकाम का जिसमें हमने बदला लेना होता है। 6, खत्म। 7वां थॉट बताऊँ मुझे है ही नहीं। सारी बात इन्हीं 5-6 इश्यूज के ऊपर, इन्हीं जज्बात और एहसासात के दाएं बाएं घूमती रहती है। हर आदमी यही कर रहा है क्योंकि हमारे पास भगवान ने यही 5-6 थॉट्स दिए जिनको हमने शायरी बनाते रहना है, नावल बनाते रहना है, फिक्शन बनाते रहना है। सभी के पास अगर यही थाट है तो सभी इसी पे काम करके चले गए और सभी 1000 गुना बेहतर हमसे करके निकल गए। हम कबीर वाणी एक मिसरा नहीं लिख सकते। बाबा बुल्ले शाह जो कह के गया है, मतलब मियाँ मोहम्मद बख्श एक शायर हुआ है, छोटा सा शायर, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, सैफुल मलूक उन्होंने लिखा। नीचा दी अशनाई कुलूं फैज़ किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। मतलब इतना कुछ हो गया, इतना कुछ कह के लोग निकल गए हैं। सूफी मिस्टिक पोइट्री आप देख लो, इतना बड़ा खेल हो गया। यहाँ कश्मीर के गोजरी शायर हैं हमारे, वो कह के गए हैं, मियाँ लारवी, निज़ामुद्दीन लारवी साहब के, अथरू आना पूछे कोई दसो कि तू आवे तम। देखो गोजरी का शेर मैं सुना रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगी लेकिन मैं समझाऊँगा। अथरू आना पूछे कोई, मैं गोजर नहीं हूँ और शायद मुझे गोजरी आती भी नहीं है, हो सकता गलत हो, लेकिन मुझे ये शेर बहुत अजीज़ है कि अथरुआ ना पूछे कोई दसो कि तू आवे तम, आंसू से कोई पूछे कि तुम आते किधर से, तुम होते कहाँ हो। और ये आदमी कश्मीर में रहा, एक बुजुर्ग अभी 100-150 साल पहले तक जिंदा, मियाँ मोहम्मदीन लारवी, मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हमारे मिनिस्टर रहे थे पहले, उनके दादा जान। वो कह रहे हैं कि अथरुआ ना पूछे कोई दसो कि तू आवे तम, कड के रत कलेजा बिचों पानी क्यों बनावे तम। कलेजे में से खून निकाल के उसको पानी बना के बहा देता है, तो कर क्या रहा है। और ये बात यहाँ के किसी आदमी ने कही है ना, कश्मीर के नहीं कह पाएगा गालिब साहब वगैरह, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कहने को क्या है, पहले तो ये क्लैरिटी, और आप क्यों कह रहे हो, और फिर ये है कि क्या इसको सारी उम्र कहते रहना है ना। जैसे मेरा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि मैं सारी उम्र शायरी करूँगा, मैं कर ही रहा हूँ, 10th क्लास से शायरी कर रहा हूँ। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले गज़ल मतलब होना शुरू हुई है और पक रही है मेरे अंदर, मुझे पता है मैं 1-2 दिन में उसको कंप्लीट करूँ। मतलब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे जहन में वो मतलब बन गया, उसका स्ट्रक्चर बन गया, और हो सकता है अगले 10 दिन ना लिखूँ। 2 महीने कभी राइटर्स ब्लॉक आता है, आप 6-6 महीने कुछ नहीं लिख पाते, और कभी एक ही दिन में 10 चीज़ें लिख लेते हैं। तो ये अमल सबके साथ होता है, लेकिन डिपेंड करता है फिर कि आपका वो मयार, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए मैं ख़ुद भी कहता हूँ मैं 200 लोगों से अच्छी शायरी करता हूँ, लेकिन 2000 लोग मुझसे अच्छी शायरी कर रहे हैं इसी वक्त। ये रेशो कभी कम नहीं होती। आप बहुतों से अच्छे होते हो और बहुत से आपसे अच्छे होते, तो हम उसी वक्त बैक। एक तो इस चकाचौंध ने भी टाइम बड़ा ख़राब किया लोगों का। ये जो चकाचौंध है ना, मोबाइल है हाथ में और बड़े ईज़िली आपकी चीज़ जा रही है, और आप फ़ौरन इंस्टा बना रहे हो, फ़ौरन रील आ रहा है, फ़ौरन आप फेसबुक पे डाल रहे हो। ये भी एक प्रॉब्लम है नई दुनिया के लिए। और क्या होता है कि इन लड़कों का अपना एक ग्रुप है, ये वाह 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 सुभान अल्लाह कहता है नीचे तक, और ये इसको उस ट्रैप में फंसा लेते हैं सब एक दूसरे को, और ये फिर उसी दुनिया में रहते हैं। कोई इनको सही गलत बताने वाला नहीं आता, कोई इनको बता भी नहीं सकता, और ये इनके लिए उतनी ही दुनिया बहुत है, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा वो पचा भी नहीं पाते। कोई एक निकलता है इन 20, 25, 30 में से। जैसे मैं ऑलवेज हमेशा कहता हूँ पास के लिए कि मैं कहता हूँ तू 200 बच्चों को लेके चलेगी, अगर 5 भी बच गए ना जम्मू से, हमेशा कहेंगे कि तन्वी आई थी उससे निकाला था हमको, और वो स्टार्स होंगे।
और वो दुनिया में जाने पहचाने जाएंगे। वो हर इंटरव्यू में कहेंगे, एक लड़की आई थी, छोटा सा कद था, हौसले बड़े बुलंद थे, उसका नाम तन्वी था, और वो वहाँ पे रहती थी बख्शी नगर एरिया में। जी। तो तुम्हारा भी क्या लालच है, यही है ना? तुम्हें बहुत अच्छा लगता है किसी को स्टेज देना, है ना? ये तुम्हारा पैशन है कि कोई पढ़े और खुश हो और उसका वीडियो बने और मैं उसको लिंक करूं और वो कम से कम वो रात उसकी अच्छी गुजर जाए। तो इतना अच्छा काम तुम कर रही हो और इस काम में बड़ी इज्जत है। मैं सच कहता हूँ, शायर होना सेलिब्रिटी होना है, बहुत मज़ेदार बात है। मेरे इतने दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी के जितने इश्यूज़ हैं, सिंपल सी मैं बात हूँ, ट्रांसफ़रें होती है ना घरों में, मेरी बहनें दोनों टीचर हैं, मेरी छोटी लेक्चरर और बड़ी प्रिंसिपल रिटायर होगी, या घरों में कुछ मसले मसाले हैं या नौकरियों का बंदोबस्त है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे जान रहे हो। मैं कभी भी किसी IAS के PS KS ऑफिसर से मिलता हूँ तो खुद भी जानती है मेरे दोस्त कौन है, वो इसीलिए मेरी इज़्ज़त करते हैं कि ये शायरी अच्छी करता है और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं मेरे शायर होने से। और मेरे बच्चों को बड़ा गर्व है मेरे ऊपर कि पापा एक अच्छे पोइट हैं, और हम गूगल करते हैं और 10 जगह उनका नाम निकलता है। आज तो वही इंसान जिंदा है ना जो उस खिड़की में दिख रहा है जी। अगर आप उस चार दीवारी में नहीं हो जिसको गूगल बोलते हैं, तो आप तो इस प्लेनेट अर्थ पे किसी कोड़े करकट की तरह कहीं पड़े हो। जी। ये मैं मतलब गरूर वाली बात ना आ जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको उस दुनिया में होना चाहिए। वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसमें आपको होना ही चाहिए, क्योंकि वो दुनिया, स्क्रीन के उस तरफ की दुनिया, हमारा बहुत सा समय उसमें गुजर रहा है सबका। लोग बहुत इसके खिलाफ बात करते हैं, मोबाइल के खिलाफ, लैपटॉप के खिलाफ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आई। आप देखिए, कम से कम हम खुद से वार्तालाप करना शुरू हुए, हम तन्हाई में बैठते हैं, हमने ऐसे दोस्त बना लिए जो कभी दोस्त ना बनते अगर फेसबुक ना हो। हमारी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत लोग आए, मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे शायर दोस्त आए, इतने अच्छे सिंगर दोस्त आए, इतने अच्छे फिल्म के लोग आए, इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन, मीडिया पर्सनैलिटीज़, वो सिर्फ इंटरनेट से मिली। और मेरे पास कुछ कहने को था, उन्होंने सुना। और क्या चाहिए था मुझे इंटरनेट से? मेरे घर में भी लड़ाई है, मेरी बीवी मतलब मोबाइल छीनती रहती है बच्चों से। मैं कहता हूँ बस यहीं से चलेगा जो भी खेल होगा, क्योंकि मैंने ये देखा पेपर के दिनों में मेरे बच्चे लगातार यूट्यूब पे वो क्लासेस पढ़ रहे होते हैं। इवन कि मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैंने देखा हमारे सारे बच्चे सेल्फ सफिशेंट हैं, कोई फेल नहीं होता, सब अच्छे मार्क्स ला रहे, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी उनके हाथ में 24 घंटे। अब अगर इसमें कोई यो हनी सिंह को 10 मिनट के लिए सुन रहा है तो नो प्रॉब्लम है यार, इतना तो चलता है ना। इतना भी ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। अगर कोई और भी 10 बातें होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो माँ बाप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, एक तो ये परसेंटेज से बाहर निकलें। इन्होंने मशीनें पैदा कर दी हैं 99.9% वाली, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे बच्चे ने संस्कृत नहीं पढ़नी थी, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, आर्मी का स्कूल है, मैंने लड़ाई लड़के सारी मैंने संस्कृत बोला ना, हाँ संस्कृत, उसने संस्कृत नहीं पढ़नी थी क्योंकि वो हिंदी में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बाकी सब्जेक्ट में वो बेहतरीन था। तो मैंने 6th 7th 8th में उसकी संस्कृत के लिए डायरेक्टरेट के साथ पंगा लेके उसकी संस्कृत मैंने कैंसिल करवाई। मैंने कहा ये संस्कृत नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उस बेचारे के सारे सब्जेक्ट ख़राब हो रहे थे सिर्फ संस्कृत की वजह से। उसने फ्रेंच पढ़ी और माशाल्लाह अच्छी खासी पढ़ी, लेकिन मैंने संस्कृत हटवाई। परसेंटेज का लालच छोड़ा, वो पहले 10 बेस्ट में था, वो अब पहले 30 बेस्ट में है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मस्त है। तो ये जो परसेंटेज वाला चक्कर है, इससे भी बच्चों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हालांकि एक अलग लेवल पे यही बच्चा जो 15-18 साल का हमारी फैमिलियों में है, ये बाज़ार से सिलेंडर नहीं ला पा रहा है, ये सब्ज़ी नहीं ला पा रहा है, ये मैगी खाता है, इसको एक काम आप एक्स्ट्रा कर दे दो बाज़ार से आते हुए तो ये लड़ाई करेगा आपके साथ। तो ठीक है, पैकेजिंग है उसकी, वो किसी एक जगह पे बेस्ट है, किसी एक जगह पे ख़राब है, वो इमोशनल है, या कभी कभी आपको ये लगता है कि ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं हमको। तो ये सारा एडजस्ट करते जाओ और ढलते जाओ इस दुनिया के साथ साथ। हम लड़ नहीं सकते बहुत बड़ी, हमारे बच्चे आने वाले वक्तों में और ज़्यादा तेज़ रफ्तार दुनिया का हिस्सा बनने वाले। तो बस यही बात है। मैं जब बोलता हूँ तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता मैं क्या सर, आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छा, पता नहीं हमने कितनी देर बात की, मेरा कोई कलाम भी नहीं सुना आपने।
हाँ जी, जाते जाते सुना दीजिए। मैं आपको एक आध गज़ल सुना देता हूँ कि वही गज़ल जिसको मैंने कोट किया बीच में। पड़े पड़े नई ज़रख़ेज़ियाँ निकल आईं। हाँ, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ और एक मरतबा मैं अपने गांव में घूम रहा था, चल रहा था, वहाँ एक पुराना पेड़ कटा हुआ पड़ा हुआ था, मतलब 2 माह से या 1 साल से कटा पड़ा होगा, वो मिट्टी में पड़ा हुआ था। पेड़ कटा हुआ था कंप्लीट, लेकिन उसमें पौधे निकल आए थे। वो क्योंकि अपनी स्किन से ज़मीन से वो ले रहा था ना, खाद ले रहा था, पानी ले रहा था। तो कटे हुए पेड़ पे वो शाखें मैंने देखी नई नई निकली हुई। तो शेर हो गया कि पड़े पड़े नई ज़रख़ेज़ियाँ निकल आईं। ज़रख़ेज़ी बोलते हैं फर्टाइल होना किसी चीज़ का। पड़े पड़े नई ज़रख़ेज़ियाँ निकल आईं, कटे दरख्त में फिर टहनियाँ निकल आईं। बहुत तो इसमें जो पड़े पड़े है ना, ये बड़ी गज़ब की बात है, ये शायर का कमाल होता है। पड़े पड़े है ना, पड़े पड़े ही मैंने बीए कर ली, है ना, कहते हैं ना, पड़े पड़े ही मैंने केएस कर ली। तो वो पेड़ जिसके पास कोई सोर्स नहीं था जिंदा रहने का, उसके अंदर से भी उम्मीद की किरण फूटी है। पड़े पड़े नई ज़रख़ेज़ियाँ निकल आईं, कटे दरख्त में फिर टहनियाँ निकल आईं। उस आईने में था सरसब्ज़ बाग का मंजर, छुआ जो मैंने तो 2 तितलियाँ निकल आईं। बहुत हाँ, जब लैपटॉप नए नए आए थे ना, तो उनका स्क्रीन टच करो तो वो हिलता था, उसमें मछलियाँ ना, जो भी था स्क्रीन लाइव वॉलपेपर होता था। हाँ, लाइव वॉलपेपर जिसपे वो मछलियाँ हिल जाती थी, आप टच करो तो मछली भाग जाती थी, तितलियाँ थी और चिड़ियाँ थी, जो भी था। वो नए नए लैपटॉप, उनके स्क्रीन सेवर्स, पहले बड़ा शौक होता था, अब तो एक ही चलता है। पड़े पड़े नई ज़रख़ेज़ियाँ निकल आईं, कटे दरख्त में फिर टहनियाँ निकल आईं। उस आईने में था, स्क्रीन का लैपटॉप का, उस आईने में था सरसब्ज़ बाग का मंजर, छुआ जो मैंने तो 2 तितलियाँ निकल आई। छुआ जो मैंने तो 2 तितलियाँ निकल आईं। और इसमें एक शेर था कि बहुत अच्छा शेर है इसमें कि अजीब बात है सहरा में चश्मा फूट पड़ा। अजीब बात है सहरा में चश्मा फूट पड़ा। पानी तो होता ही नहीं वहाँ पे, रेतले मैदान में। अजीब बात है सहरा में चश्मा फूट पड़ा, फिर उसके बाद वहाँ मछलियाँ निकल आईं। फिर उसके बाद वहाँ मछलियाँ निकल आईं और उसके बाद वहाँ मछलियाँ निकल आईं। अजीब बात है वो माँ है और मैं बेटा हूँ, इसे एक रिश्ते में भी तलखियाँ निकल आईं। बस ऐसा ऐसा ही, मैं भूल भी रहा हूँ अपनी चीज़ें। तो अब आप देख लिए इन शेरों में कहीं भी रोमांस नहीं है, कहीं भी कोई रिवाज पिटास नहीं है। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हमारे दायरे में पड़े रहते हैं जिनको हम शायरी बना सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे मौका दिया और पास के साथ में जुड़ा। ये इंटरव्यू रहेगा हमेशा और इसको रिवाइंड कर करके सुनेंगे जी। और अगर पसंद आया लोगों को तो बहुत बहुत शुक्रिया। और पास के साथ जुड़ के मुझे हमेशा ही अच्छा लगा, हमेशा। अब हमारे ताल्लुक को 2-3 साल हो गया ना, और अब हम ज़मीन पे भी मिलना शुरू हुए। पहले हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही थे। तो पास के लिए बहुत कुछ है हमारे जहन में, बहुत कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत बड़ी उम्मीद हो हमारी। हम बहुत शौक़ से पास को सुनते हैं। मेरे बच्चे, मैंने उनको ज्वाइन करवाया क्योंकि मेरी बेटी को शायद लिखने का शौक़ है थोड़ा बहुत, तो कम से कम आपके बच्चों को देख के बहुत इंस्पायर होती है वो। और आप जो लोग सारे काम कर रहे हो इस वक्त, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अलावा भी जो लोग मतलब अपना वक्त दे रहे हैं इस काम को, बहुत बड़ा काम है, ये रहने वाला काम है। जम्मू में कुछ तो ऐसा काम है जो आइंदा के सालों में हम दावे के साथ कह सकते हैं और गुरूर और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि जम्मू से ये काम हो रहा है इस वक्त। क्योंकि बेशक हम जम्मू में बैठे हैं लेकिन सारी दुनिया में देखी जाती है चीज़। तो आप हमारा तारुफ हो, हमारा इंट्रो वर्ल्ड में, और बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ओके।
ऑलराइट, ये थे डॉक्टर लियाकत जाफ़री। बहुत ज़्यादा बातें की हमने उनके साथ, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, बॉलीवुड के बारे में जाना, कैसे काम कर रही है वो इंडस्ट्री, उसके बारे में जाना। आई होप ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली फॉर द यंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपका कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पॉज ट्राइब, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।